सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे सबके पास मैजिकल पावर्स है और उस दुनिया में तुम अकेले ऐसे इंसान हो जिसके पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर्स नहीं है। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा सपना यह है कि तुम्हें उस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिक यूजर बनना है जिसे कहते हैं विज़र्ड किंग। लेकिन अब तुम फंस चुके हो, तो तुम तुम्हारी जिंदगी कैसे जियोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर आस्था की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था लड़ता है येलो बॉय के साथ और एंड में वो एकदम गिर जाता है और ऑलमोस्ट हार चुका होता है। तभी ही विच की क्वीन उसके ऊपर एक मैजिक करती है और उसके अंदर से ब्लैक कलर का स्मोक निकलने लगता है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वेल, एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि आस्था अपने बॉडी के अंदर होता है और वो एक अजीब सी जगह में तैर रहा होता है और ऐसी उसकी बॉडी खींच के एकदम अलग अलग टाइप की होती रहती है और वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से बात करना स्टार्ट करता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक ब्लैक कलर का डीमन जैसा फिगर होता है और ये सीन का एनिमेशन बहुत ही अमेजिंग होता है। ये डीमन आस्था को बोलता है कि तुझे उस बंदे को हराना है ना? तो एक काम कर, तू तेरी बॉडी मुझे दे दे और मुझे मैनिफेस्ट होने दे तेरे अंदर। मैं जैसे ही तेरे अंदर आ जाऊंगा वैसे ही मैं उस बंदे को एक झटके में हरा दूंगा। वैसे भी तू तो एक छोटा सा बौना टाइप बंदा है और तेरे अंदर तो कोई पावर है भी नहीं, तू तो मैजिक भी नहीं यूज कर सकता। तो आस्था बोलता है कि ओए, तू इतना लंबा है तो क्या तू मुझे बौना बोलेगा? भाई तेरे को मैं तोड़ दूंगा। तो ये बंदा बोलता है कि तू क्या ही कर सकता है, तू एकदम से लूजर ही है, तू पैदाइशी एक लूजर है। तो ऐसे ही ये बंदा आस्था के साथ लड़ता है। ये असल में एक डीमन होता है जो कि आस्था के अंदर ही रहता है। ये आस्था को बोलता है कि मैं एक ऐसा डीमन हूँ जो तुझे सबसे अच्छा जानता है, मैं बचपन से तेरे साथ रहा हूँ। फिर उसके बाद आस्था जब इससे फाइट कर लेता है तो आस्था इसको हरा देता है और इसको हराने के बाद आस्था इसको कंट्रोल कर पाता है। लेकिन इसकी ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि एक ब्लैक कलर के ऑर्ब में से आस्था बाहर निकलता है और उसका बॉडी का आधा साइड पूरा ब्लैक हो चुका होता है और उस साइड में डीमन की पावर रहती है और उसके उस साइड का आंख का कलर भी चेंज होकर रेड हो जाता है। अब डीमन आस्था लड़ेगा येलो बॉय के साथ। येलो बॉय आस्था को उसके डीमन फॉर्म में देख के बोलता है कि ये बंदा तो एकदम अलग लग रहा है, इसके अंदर से मुझे डिफरेंट वाइब्स आ रहे हैं, ये क्या हो गया? और तभी ही नोवेल और हमारा नागड़ा भाई दोनों ही आस्था को देख के बोलते हैं कि यार ये बंदा तो आस्था जैसा लग ही नहीं रहा है, ये आस्था ही है लेकिन ये तो एकदम डिफरेंट लग रहा है। उसके बाद आस्था निकलता है येलो बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए और ये वाला एनिमेशन सीक्वेंस बहुत अमेजिंग होता है। इसका जो ये लोगों ने एनिमेट किया है ये देख के आपके आंखों में खुशी भर जाएगी। वेल, आस्था येलो बॉय से लड़ता रहता है हवा के अंदर। ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करते हैं और येलो बॉय को आस्था डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये इतना फ्लूइड एनिमेशन होता है, ये लोग हवा में इतने फ्लूइडली मूव करते हैं और अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको इस सीक्वेंस अच्छे से देखना चाहिए। आस्था अपनी इस डीमन वाली पावर को बहुत अच्छे से यूज करता है। यहाँ पे वो लोग उड़ते रहते हैं हवा में, येलो बॉय उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है लेकिन आस्था उन सबको डॉच करके येलो बॉय की तरफ जाता रहता है और बूम, जैसे वो येलो बॉय के पास पहुंचता है तो वो उसको काट देता है आधे में। लेकिन येलो बॉय तो भी हार नहीं मानता है, वो वापस से आस्था के ऊपर अटैक करता है और आस्था को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तू क्या करेगा? लेकिन तभी ही आस्था उसको पकड़ के जमीन पे फेंकता है और जैसे ही जमीन पे गिरता है येलो बॉय तो पूरा जमीन फट जाता है। फिर उसके बाद हमें वापस से दिखाते हैं कि आस्था असल में अपने बॉडी के अंदर ही होता है और वो वापस से उस जगह में तैर रहा होता है। वो बोलता है कि इस जगह पे मुझे एकदम शांति मिल रही है, मेरी बॉडी में बहुत पावर आ गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और तभी आस्था उड़ के येलो बॉय का पेट काट देता है। ये सब चीज विच देख रही होती है और वो बोलती है कि उसे लगा कि असल में आस्था बेहोश हो चुका होगा लेकिन आस्था अभी भी कंट्रोल में है अपने बॉडी के। फिर वो कहती है कि जो आस्था का स्वॉर्ड है, द डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड, वो स्वॉर्ड एक ऐसा स्वॉर्ड है कि वो एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो स्वॉर्ड को जो भी बंदा यूज करता है तो वो स्वॉर्ड उस बंदे की सारी मैजिक एक साथ अपने अंदर खींचती रहती है, इसीलिए वो हमेशा मैजिक काट पाती है। तो इसी वजह से उस स्वॉर्ड को कोई भी इंसान विल्ड नहीं कर पाता है क्योंकि अगर किसी ने भी उस स्वॉर्ड को पकड़ा तो वो स्वॉर्ड ऑन द स्पॉट उसका मैजिक अपने अंदर चूसने लगेगा। इस वजह से आस्था अकेला ऐसा इंसान है जो कि वो स्वॉर्ड को यूज कर पा रहा है क्योंकि उसके पास तो मैजिक है ही नहीं। तो डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड उसके अंदर से कुछ खींच ही नहीं पा रहा है। एक तरह से वो स्वॉर्ड असल में एक वेसल को ढूंढ रहा था जो कि आस्था खुद है। फिर उसके बाद वो लोग हमें वापस से आस्था और येलो बॉय के फाइट के पास लेके जाते हैं जहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस में जो एनिमेशन होता है ये लोग जंगल के बीच में पेड़ों के बीच में से उड़ उड़ के आगे बढ़ते रहते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, ये वाले एपिसोड का एनिमेशन तो गॉड टियर का है। येलो बॉय आस्था के ऊपर एक तरह कामेहामेहा मारने की कोशिश करता है लेकिन आस्था उसको भी तोड़ के आगे बढ़ता है और येलो बॉय का ये कामेहामेहा ऑलमोस्ट पूरे फॉरेस्ट को जला देता है। हर जगह मैग्मा निकलने लगता है, मतलब ये इतना पावरफुल अटैक होता है। असल में येलो बॉय के पास तो ये अटैक का पावर सैलेमेंडर से आया हुआ था लेकिन आस्था इस अटैक को तोड़ के ऊपर हवा में निकलता है और वो प्रॉपर डीमन जैसा दिखा है। उसके बाद आस्था अपना स्वॉर्ड लेके उड़ता है येलो बॉय के पास अटैक करने के लिए लेकिन येलो बॉय थोड़ा डिस्टेंस बनाता है और आस्था के अटैक को डॉच करता है। उसके बाद वो आस्था पे अटैक करता है लेकिन आस्था उसके अटैक को भी डॉच करता है। फिर येलो बॉय एक फायर का बॉल फेंकता है आस्था के ऊपर जो डायरेक्टली आस्था के ऊपर फटता है लेकिन उसको कुछ होता नहीं है उससे और ऐसे ये लोग हवा में वापस से लड़ते रहते हैं और तब येलो बॉय उठा के आस्था को दूर फेंक देता है तो आस्था जमीन पे गिरता है लेकिन वो खड़ा रहता है और वो चल के आग वाली एरिया में से बाहर निकलता है और इस सीन में आस्था बहुत ही ज्यादा बैड दिखा है और येलो बॉय इस वक्त हवा में उड़ रहा होता है। फिर उसके बाद येलो बॉय हवा में से एक सैलेमेंडर वाला अटैक फेंकता है जो कि एकदम ड्रैगन जैसा दिखता है और आस्था इस अटैक को काट के अपना अटैक फेंकता है येलो बॉय के ऊपर। इसके बाद जो होता है वो तो हर एक ड्रैगन बॉल जी फैन का
फेवरेट सीन में से एक होने वाला है। येलो बॉय हवा में से एक फायर अटैक मारता है जो कि एक कामेहामेहा जैसा दिखता है। मीनवाइल आस्था जमीन पे से एक और डार्क मैजिक वाला अटैक मारता है और यहाँ पे इन लोग के बीच में होता है एक बीम स्ट्रगल जो कि ऑफ कोर्स हर एक ड्रैगन बॉल जी का फैन जानता है। जो ड्रैगन बॉल जी में हमेशा कामेहामेहा का दो लोग के बीच का बीम स्ट्रगल होता था, सेम टू सेम वैसा बीम स्ट्रगल यहाँ पे होता है। येलो बॉय हवा में अपना फ्लेम वाला बीम मारता है और आस्था जमीन से अपना डार्क वाला बीम मारता है और ये सीन देख के मेरे अंदर का ड्रैगन बॉल जी वाला फैन बहुत खुश हो गया था। और इसी अटैक के खत्म होने के ठीक बाद आस्था उड़ते उड़ते हवा में आता है और येलो बॉय को खत्म कर देता है ब्लैक मीटियोराइट अटैक यूज करके। वापस से बोल रहा हूँ, इस पूरे सीक्वेंस में बेस्ट क्वालिटी का एनिमेशन था। फिर इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि येलो बॉय जमीन पे गिरा हुआ होता है और उसका डायमंड टूट जाता है और येलो बॉय अचानक से एक बूढ़ा आदमी बन जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी सूख जाती है। फिर आस्था अपने डीमन फॉर्म में चल के येलो बॉय के पास जाता है तो येलो बॉय बोलता है कि प्लीज तुम मुझे खत्म कर दो क्योंकि मैं हार चुका हूँ। लेकिन आस्था उसको खत्म करने जाकर बोलता है, अबे ओए, मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, मैं तुझे मेरे साथ लेके जाऊंगा ताकि तू सब लोग से माफी मांगे जिन भी लोगों के साथ तूने गलत काम किया है, समझा क्या? तो ये देख के नोवेल और तो और हमारा नागड़ा भाई दोनों ही बोलते हैं चलो आस्था बदला नहीं है, ये हमारा आस्था ही है। और उसके ठीक बाद आस्था के अंदर से डीमन पावर निकल जाती है। तो आस्था बोलता है कि वो ब्लैक चीज क्या था जो मेरे अंदर था। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पास बहुत ही अमेजिंग पावर आ गया था लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं उसे यूज कैसे करूं अपने आप से। वेल, मैं इसे मास्टर करने की कोशिश करूंगा। और उसके ठीक बाद आस्था की पूरी बॉडी दुखने लगती है क्योंकि ऑफ कोर्स अब उसके अंदर से डीमन का पावर खत्म हो गया है तो उसको सारा का सारा पेन मिलता है। तो वो भाग के जाता है डायमंड बॉय के पास, उसको मार मार के उठाता है, बोलता है भाई उठ उठ, तेरा फ्लेम रिकवरी मैजिक यूज कर मेरे ऊपर। लेकिन डायमंड बॉय सोया हुआ रहता है। फिर आस्था बोलता है कि अब मैं क्या करूं। उसी वक्त वहां पे क्वीन आ जाती है और क्वीन को वहां पे देख के आस्था खुश हो जाता है। उसको लगता है क्वीन वहां पे उसकी हेल्प करने के लिए आई है। तो आस्था बोलता है क्वीन थैंक यू सो मच कि आपने मेरे हाथ ठीक कर दिए। अब मैं आपसे बस एक और रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ, क्या आप प्लीज मेरे सारे के सारे दोस्तों को और जो भी लोग यहाँ पे उन सबको भी हील कर सकती हो। तो क्वीन बोलती है कि इम्परफेक्ट बच्चे, उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बोल के क्वीन एक ब्लड मैजिक यूज करती है जिस वजह से हर जगह खून की नदियां बहने लगती है और हर एक इंसान जो यहाँ पे होता है वो लोग क्वीन के मैजिक में फंस जाते हैं और ये सब लोग एक ब्लड के क्रॉस के ऊपर अटक गए होते हैं। और इस मैजिक का नाम होता है ब्लड क्रिएशन मैजिक, फ्रेश ब्लड एक्सिक्यूशन ग्राउंड। और ये मैजिक बहुत ही खतरनाक रहता है। यहाँ पे क्वीन ने हर एक इंसान को क्रूसिफाइड कर दिया होता है। ये देख के आस्था बोलता है कि अरे क्वीन तुम क्या कर रही हो। और वो ऐसा बोल के क्वीन के ऊपर भड़कने वाला होता है कि तभी आस्था की पूरी बॉडी दुखने लगती है और उसका शेप चेंज होने लगता है। तभी क्वीन बोलती है कि ब्लड को कंट्रोल करना है, यही मेरा मैजिक है। और जब मैंने तुझे हील किया था मेरे हीलिंग वाले मैजिक से, तभी मैंने मेरे ब्लड को तेरे ब्लड के साथ जोड़ दिया था। अब मैं तेरे बॉडी को अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ आस्था। और इस सीन में आस्था बहुत पेन में रहता है। वो बोलती है कि मैं तो ये डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड नहीं यूज कर सकती लेकिन इसे तू यूज कर सकता है, तो तू अब से मेरा पपेट है, समझा क्या? और वो यूज करती है आस्था के ऊपर ब्लड मैजिक, पपेट्स ब्लड। और आस्था अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है विच के कमांड के अंदर और ऐसे ही आस्था विच का एक पपेट बन जाता है। फिर क्वीन आस्था को बोलती है कि मैं तुझे अभी हील करूंगी। ऐसा बोल के वो हीलिंग मैजिक यूज करते हैं और आस्था ठीक होता है। तब क्वीन बोलती है कि अब मैं तुझे मेरा पपेट बना के रखूंगी और मेरे सारे के सारे काम मैं तुझसे कराऊंगी। भले ही मैं डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड नहीं यूज कर सकती लेकिन जब तू यूज करेगा तो मेरे कमांड में यूज करेगा। फिर ऐसे ही जब आस्था ठीक होता है तो वापस से उसकी डीमन वाली पावर एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि इस पावर को पहले भी विच ने ही एक्टिवेट करवाया था। फिर विच बोलते हैं कि अब तेरा पहला काम ये होगा कि तू यहाँ पे सारे के सारे लोगों को खत्म कर देगा। इसके बाद आस्था पूरे विच के कंट्रोल में होता है और वो एकदम भड़का हुआ रहता है अपने डीमन फॉर्म में। तो विच बोलती है कि अब मैं तुम में से पहले किसे खत्म करूं। ओके आस्था तुम जाओ और ये रॉयल वाली बंदी को मार दो। तो आस्था जाता है नोवेल के पास अटैक करने के लिए और सब लोग आस्था को बोलते हैं कि आस्था तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। और नोवेल भी एकदम से डरी हुई होती है। आस्था अपना स्वॉर्ड उठाता है और नोवेल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी ही नोवेल बोलते हैं कि प्लीज आस्था तुम उठ जाओ, मुझ पे अटैक मत करो, प्लीज आस्था प्लीज। लेकिन आस्था पूरी तरह से ये विच के कंट्रोल में होता है। सब लोग चिल्लाते रह जाते हैं और तभी ही आस्था अटैक करता है और उसका स्वॉर्ड नोवेल को टच करने वाला होता ही है कि तभी आस्था अपने दूसरे हाथ से इसको रोका रहता है। तो तब हमें ये मालूम पड़ता है कि आस्था अभी भी कॉन्शियस है उसके बॉडी के अंदर। तो फिर विच ये देख के बोलती है कि अब मुझे मेरी सारी की सारी ताकत एक साथ यूज करनी पड़ेगी। तो विच क्वीन वापस से आस्था के ऊपर पूरा ब्लड मैजिक एक साथ मारती है और उसको वापस से कमांड देती है। तो यहाँ पे बेचारा आस्था भी खुद को रोक नहीं पाता है और वो आगे बढ़ता है नोवेल के ऊपर हमला करने के लिए। तो ये सब देख के हमारी बेवड़ी विच टेंशन में आ जाती है, बोलती है कि प्लीज क्वीन आप ऐसा मत करिए, आप हम लोग को छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आजकल कभी भी यहाँ से दूर नहीं जाऊंगी और हमेशा के लिए आपकी गुलाम बन के रहूंगी। तो हमारी विच क्वीन बोलती है कि वेनेसा, मेरे भविष्यवाणी में मुझे पहले ही कहा गया था कि तुम जब यहाँ से भाग जाओगी तो तुम कुछ समय बाद वापस से मेरे पास आओगी, इसीलिए मैंने कभी तुम्हारा पीछा नहीं किया। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया था। वो भी क्यों? क्योंकि तुम इन गधे लोगों के साथ रह सको। तुम उस गधे इंसान की बातों में आ गई थी। मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ वेनिसा। तुमने मुझे छोड़ के इन्हें क्यों चुना और तुम्हें उससे क्या मिल गया? वेल अब मैं तुम्हें डिस्पेयर दूंगी। फिर उसी के बाद हमारी प्यारी विच रोने लगती है। तो और तभी हमें उसका बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि वो बचपन में एक एज में बंद रहती है और सारी की सारी दूसरी विचेस बाहर आराम से उड़ रही होती है। तो वो बोलती है कि मैं इसके अंदर क्यों बंद हूँ। तभी ही क्वीन वहाँ पे आती है और वो बोलती है मेरी प्यारी वेनिसा, तुम इसके अंदर इसलिए बंद हो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारे मैजिक पावर पे अच्छा कंट्रोल कर सको। तो वेनिसा बोलती
बोलती है कि पर क्वीन मेरी ये पावर इतनी पावरफुल है भी नहीं। तो ये बोलती है कि तुम यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक तुम अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं करोगी। मेरी भविष्यवाणी में मुझे कहा गया था कि तुम सबसे पावरफुल विच बनने वाली हो और ये जो तुम्हारा थ्रेड मैजिक है ये सबसे इंसेन मैजिक बनने वाला है। तो तुम इस पे कोशिश करती रहो और अपनी डेस्टिनी को फॉलो करती रहो, तब तक के लिए मैं तो चली। फिर ऐसे ही हमें दिखाते हैं कि विच उसी केज में अटकी हुई होती है और वो अपने थ्रेड से बातें करती रहती है। फिर उसे समझ में आता है कि बाहर असल में एक इंट्रूडर आया हुआ है। तो तभी ही उसके सामने वाला दीवार टूट जाता है और उसका केज भी कट जाता है और इसमें से निकलता है यामी। यामी यहाँ पे गलती से आ गया होता है। वो बोलता है कि ये सब लड़कियां मुझे क्यों पीछा कर रही है मेरा, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। वेल वो जो बूढ़ी विच थी वो इतनी पावरफुल तो थी नहीं। तो ये सुन के वेनिसा बोलती है कि क्या आप विच क्वीन से लड़ रहे थे। तो यामी बोलता है कि हाँ मैं उससे लड़ तो रहा था लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी, भले ही उसने मुझे इतना दूर फेंक दिया फिर भी उसमें इतनी ताकत नहीं थी। फिर यामी वेनिसा से पूछता है कि तुम ये केज के अंदर क्या कर रही थी। तो वेनिसा बोलती है कि मैं यहाँ पे बंदी बनी हुई हूँ और क्वीन ने मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए मना किया है, यही मेरा फेट है। तो फिर यामी बोलता है कि अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे लिए ये दीवार में छेद भी कर दिया है और तेरे केज को तोड़ भी दिया है, अगर तू चाहे तो तू यहाँ से बाहर निकल सकती है। वैसे ये फेट वेट कुछ नहीं होता है, तुझे जो करना है तू खुद से कर, खुद की जिंदगी जी। तो यामी की ये बातें सुन के हमारी वेनिसा को हिम्मत मिलती है और वो बाहर कूद जाती है। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि वेनिसा कैसे खुश रहती है ब्लैक बुल्स के साथ, वो उनके साथ खाना खाती है, घुल मिल के रहती है। तो वो कहती है कि मेरी असली फैमिली तो यही थी। फिर वेनिसा का फ्लैशबैक खत्म होता है और वो रोते रोते क्वीन से कहती है कि ब्लैक बुल्स मेरी असली फैमिली है, तुम मेरी फैमिली नहीं हो और इस वक्त मेरी फैमिली अपने आप को खत्म कर रही है। मेरे फैमिली का एक मेंबर दूसरे मेंबर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और मैं ये नहीं होने दूंगी, वो भी ये सब तुम्हारे पावर की वजह से हो रहा है। और ऐसे ही रोते रोते वो बोलती है कि प्लीज अगर मैं इतनी भी स्ट्रांग हूं तो कुछ तो मेरे अंदर पावर है, प्लीज मैं कोई तो स्पेल यूज कर सकूं। और तभी ही उसके ग्रिमरोर में एक नया स्पेल आता है और तब वेनिसा शायद एक नए स्पिरिट को समन करती है क्योंकि तभी एक रेड ब्लड कैट वहां पे समन होती है और मुझे लग रहा है कि ये एक और स्पिरिट है। तो हमें अभी तक 3 स्पिरिट दिख चुके हैं। पहला था यूनो का विंड वाली स्पिरिट जिसका नाम शायद से सिल्फ था और जिसको यूनो ने अभी बेल बोला है। दूसरा स्पिरिट था सैलामेंडर और तीसरा स्पिरिट ये कैट हो सकता है क्योंकि हमें पहले ही बोला गया कि टोटल यहाँ पे 4 ग्रेट स्पिरिट्स है। तो चौथा स्पिरिट कौन होने वाला है उसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ और वो किसको मिलेगा, आप लोग क्या गैस लेते हो। वेल मैं एक गैस लेता हूँ, वो स्पिरिट शायद से आस्था को मिलने वाला है। आई नो आस्था के पास कोई भी मैजिक नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वो स्पिरिट शायद से आस्था को मिलेगा। और वेल जैसे ही ये बिल्ली यहाँ पे समन होती है तो क्वीन इसको देख के बोलती है कि ओके तो तुमने तुम्हारे फेट और डेस्टिनी पे कंट्रोल पा लिया है। उसके बाद ये बिल्ली भाग के जाती है और आस्था को टच करती है लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। आस्था चल के जाता है नोवेल के पास और अपना अटैक करके नोवेल की मुंडी काट देता है और ये सब देख के हमारी वेनिसा बहुत रोने लगती है, बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो। और तभी ही सब कुछ टाइम में पीछे जाता है और आस्था ने नोवेल के ऊपर ये अटैक नहीं किया होता है और जब वो अटैक करने जाता है तो आस्था ये अटैक मिस कर देता है। ये देख के क्वीन बोलती है कि है ये क्या हुआ, मैंने डेफिनेटली देखा था कि ये बंदे ने जब अटैक किया तो ये नोवेल्टी वाली लड़की का मुंडी कट गया था लेकिन इसने दोबारा अटैक किया और इस बार मिस कर दिया, ऐसा कैसे हो गया। फिर इसके बाद क्वीन वापस से आस्था को कमेंट करती है कि आस्था तुम इस लड़की को खत्म कर दो। तो आस्था वापस से अपना स्वॉर्ड लेता है और वो गिरी हुई नोवेल के ऊपर वो स्वॉर्ड धसा रहा होता है। तो वापस से हमारी वेनिसा बोलती है कि नहीं आस्था ऐसा मत करो। हमें ये लोग क्लियरली दिखाते हैं कि आस्था ने ये अटैक करके नोवेल को मार दिया होता है लेकिन वापस से टाइम रिवाइंड होता है और आस्था अपना अटैक मिस कर देता है। तो क्वीन बोलती है कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तो हो रहा है, मैं एक काम करती हूँ मैं दूसरे बंदे के ऊपर अटैक करवाती हूँ। तो आस्था भाग के जाता है और हमारे फिनरल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। यहाँ पे भी वो कैट आती है और आस्था को सिर्फ टच करती है और हमें क्लियरली दिखाते हैं कि यहाँ पे फिनरल भी आधे में कट गया होता है लेकिन वापस से हमारी वेनिसा रोती है और बोलती है आस्था तुम ऐसा मत करो। और हमें दिखाते हैं कि इन ट्रूथ में आस्था ने वापस से अपना अटैक मिस किया होता है। तो फिर हमारी क्वीन बोलती है कि अब मुझे समझ आया क्या हो रहा है। ये जो कैट है ये जब भी किसी को भी टच कर रही है तो उसके टच करने के बाद टाइम वापस से ऑल्टर हो रहा है और जो असली रियलिटी जो होने वाला होता है वो होने की जगह पे एक ऑल्टरनेट रियलिटी बन रहा है जहाँ पे वेनिसा जो चाहती है वो होता है। तो असल में तो आस्था ने इन लोग को मार दिया होता अगर वेनिसा के कैट ने इन लोग को टच नहीं किया होता लेकिन वेनिसा ऐसा सोच रही है कि आस्था अपने अटैक्स को मिस कर रहा है और इसी वजह से वही सच में हो रहा है। तो ये जो कैट है ये असल में फेट को चेंज कर सकती है। वाओ वेनिसा तुमने आखिर अपने फेट को कंट्रोल करना सीख ही लिया। फिर इसके बाद विच आस्था को बोलते कि आस्था उस बिल्ली को मारो। तो आस्था जैसे ही बिल्ली के ऊपर हमला करता है तो वो बिल्ली के आर पार उसकी स्वॉर्ड निकल जाती है और कुछ नहीं होता है। लेकिन इसके बाद विच का मैजिक अपने आप टूट जाता है। तो विच बोलती है कि मेरा मैनिपुलेशन फेल कैसे हो गया और आस्था के ऊपर से पपेट वाला मैजिक निकल लेता है। फिर इसके बाद गुस्से में क्वीन वेनिसा के ऊपर अपना ब्लड कंट्रोलिंग वाला मैजिक यूज करती है और वेनिसा के आंखों के आसपास लाल लाल नसें आ जाती है और वेनिसा ऑलमोस्ट फटने वाली होती है। और तभी ही ये विच अपना ग्रिम रिपर का साइथ निकालती है और वेनिसा के ऊपर अटैक करने आती है लेकिन वापस से हमारी बिल्ली इस विच को अपने माथे पे टच करती है और विच का अटैक टूट जाता है और सारे के सारे लोग इसके बंधन से बच जाते हैं और हर जगह खून की बारिश हो रही होती है। फिर विच क्वीन एकदम दुख में और सदमे में नीचे झुकी हुई होती है और वो वेनिसा को बोलती है कि वेनिसा मैं तुमसे हार गई, लेकिन ये सब कैसे हुआ। तो वेनिसा बोलती है कि
क्वीन, मेरे में और तुम्हारे में कोई भी बॉन्ड नहीं है, मेरी बॉन्ड तो मेरे ब्लैक बुल्स की फैमिली के साथ ही है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं विच क्वीन का एक फ्लैशबैक, जहाँ पे वो देखती है कि बच्ची वेनिसा उसके पास आती है अपना थ्रेड से कुछ बना के और बोलती है कि मैंने ये डॉल बनाया है। तो ये देख के क्वीन बोलती है कि वेनिसा तुम बहुत ही अच्छी हो। उसके बाद फ्लैशबैक जब खत्म होता है तो क्वीन वेनिसा को बोलती है कि वेनिसा मैं तुमसे हार गई। ऐसा बोल के क्वीन अपना रिकवरी मैजिक यूज करती है पूरे के पूरे विलेज के ऊपर और इस रिकवरी मैजिक से सारे के सारे ह्यूमंस वहां के ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे सारे हीरोज, मैजिकल नाइट्स इंक्लूडिंग विचेस सब लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा येलो बॉय भी ठीक हो जाता है और विच क्वीन वहां से निकलने लगती है। तभी नोएल बोलते हैं कि क्या हम जीत गए? तो सब लोग बोलते हैं कि डेफिनेटली। फिर सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, बोलते हैं कि हम लोग खुश है कि ये मिशन आखिर कंप्लीट हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, खुशी के वर्ड्स, ये सब यहाँ पे होता रहता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि आस्था तो भाई एक्सरसाइज करने लगता है, बोलता है कि मेरी बॉडी एकदम से ठीक हो गई है। तभी ही वेनिसा हमको बताती है कि तुम सबके मदद से ही हम जीत पाए हैं, क्योंकि तुम सबके मदद से मेरा ये नया वाला स्पेल अनलॉक हुआ था। और हमारा आस्था तो अपने मसल्स को फ्लेक्स करता रहता है। इस सीन में आस्था के मसल्स बहुत मस्त लगते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नेरो जाता है और वो विच क्वीन के कान के बाली के ऊपर अपना चोच मारने लगता है। फिर उसी के बाद नेक्स्ट सीन में वापस से हमें दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे मैजिकल नाइट्स विच क्वीन के रूम में उनके सामने बैठे रहते हैं और उनको बोलते हैं कि क्या क्वीन आपको पता है कि यहाँ पे वो मैजिकल स्टोन कहाँ पे है जिसके लिए आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोग यहाँ पे आए थे? तो क्वीन बोलती है कि अच्छा वो मैजिकल स्टोन वो तो ये रहा। ऐसा बोल के वो अपने कान का बाली निकालती है और वो आस्था को पकड़ा देती है, बोलती है मुझे इस स्टोन का कोई काम नहीं है अभी, तो तुम ये लेके जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद आस्था क्वीन से पूछता है क्वीन क्या आपको पता है कि ये आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोग असल में कौन है और वो लोग ये मैजिक स्टोन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? तो क्वीन बोलती है कि ये जो आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोग हैं ये लोग शायद से एल्फ्स के डिसेंडेंट्स हैं। वेल अब एल्फ्स कौन थे? एल्फ्स वो लोग थे जो लोग ये मैजिकल स्टोन्स को यूज करते थे। मैजिकल स्टोन्स के अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर थी और इनको सिर्फ एल्फ्स लोग ही यूज कर सकते हैं। एल्फ लोग इतने पावरफुल थे कि वो लोग ऑलमोस्ट मेरे जितने पावरफुल थे और वो लोग यहाँ पे हजारों साल पहले रहते थे और वो लोग ऐसे ही शांति से रहते थे। लेकिन एक टाइम के बाद ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वो लोगों ने एल्फ्स के ऊपर अटैक किया और उन लोगों को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो लिट है वो शायद हजारों साल पुराना है? मे बी। फिर वो कहती है कि फाना के सर पे जो तीसरी आंख आई थी वो भी एक एल्फ का ही मैजिक था और उसको कोई और कंट्रोल कर रहा था। फाना खुद एक एल्फ नहीं थी, उसके ऊपर किसी ने मैजिक करके रखा था। और ये सब इन्फॉर्मेशन सुन के आस्था का दिमाग फटने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। और सेम हाल मेरा भी हो रहा था यहाँ पे, इसलिए मुझे ये सीन कम से कम 4 से 5 बार देखना पड़ा समझने के लिए। फिर वो कहती है कि वो जो मेन डीमन समन हुआ था जिसको सबसे पहले विज़र्ड किंग ने हराया था वो डीमन को भी असल में एल्फ्स ने ही समन किया था। उसके बाद वो कहती है कि जो 2 स्वॉर्ड तुम यूज करते हो आस्था, वो दोनों स्वॉर्ड असल में एल्फ्स के लीडर के थे और अब वो दोनों स्वॉर्ड तुम्हारे पास कैसे आए ये मुझे भी नहीं पता। तो क्या इसका ये मतलब है कि आस्था एल्फ्स के लीडर का रीइंकार्नेशन है? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ स्पेकुलेशन दे रहा हूँ। वेल ये सारी बातें सुन के आस्था बेहोश हो जाता है क्योंकि ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में बैठता ही नहीं है। फिर इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि येलो बॉय और तो और हमारा डायमंड बॉय दोनों ही वापस से डायमंड किंगडम में जा रहे होते हैं। तब हमें मालूम पड़ता है कि येलो बॉय बोलता है कि मैं बदल चुका हूँ और मैं अभी डायमंड बॉय का हेल्प करूंगा हमारे किंगडम को एक अच्छा किंगडम बनाने में। फिर डायमंड बॉय बोलता है कि मैंने असल में विच क्वीन का थोड़ा सा ब्लड मैजिक ले लिया है ताकि मैं इसको लेके जाके क्वीन के मैजिक को मैं किंग को दे दूं और हमारा किंग ठीक हो पाएगा। तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये लोग असल में फाना को वापस से क्लोवर किंगडम में लेके जा रहे हैं क्योंकि डायमंड किंगडम फाना के लिए सही नहीं है। तो येलो बॉय बोलता है कि मैं तो नंबर 2 बन के रहूंगा डायमंड बॉय के साथ। फिर डायमंड बॉय बोलता है कि फाना तुम टेंशन मत लो, मैं डायमंड किंगडम को एक अच्छा किंगडम बना के रहूंगा ताकि तुम वहां पे वापस से आ सको। ये सुन के फाना जाती है और डायमंड बॉय के गले भी लग जाती है। ये देख के आस्था बोलता है कि एक दिन मैं और सिस्टर भी ऐसे ही गले लगेंगे। फिर इसके बाद डायमंड बॉय आस्था के पास जाता है और बोलता है आस्था तुमने मुझे अपना दोस्त बोला था तो आज से हम पक्के दोस्त हैं। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तुम बस मुझे मैसेज भेजना, मैं हर एक काम छोड़ के तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। आस्था बोलता है लाइकवाइज मेरे भाई। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि क्वीन से फाइनली बात करके वेनिसा वहां से निकल रही होती है। तो क्वीन वेनिसा को बोलती है कि वेनिसा अब तुम फ्री हो लेकिन ये जगह अभी भी तुम्हारी बर्थ प्लेस है, तुम जब चाहो तब तुम यहाँ पे आ सकती हो। फिर इसके बाद सब लोग वापस से निकल लेते हैं अपनी अपनी जगह पे। फिर आस्था बेस में पहुंचने का सबको बोलता है कि देखो मेरे हाथ ठीक हो गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यामी रहता है। तो यामी बोलता है ठीक हो गए, चल बढ़िया, चल भाई काम पे लग जा अभी। फिर आस्था बोलता है लेकिन मेरे पास एक चीज और है, देखो ये मैजिकल स्टोन। तो मैजिकल स्टोन लेने के बाद यामी आस्था को एक काम पे भेजता है, बोलता है कि जा मेरे लिए थोड़ा सा बूझ लेके आ। फिर इसके बाद यामी आस्था को बोलता है कि अभी तुझे कुछ टाइम के लिए मैं बिल्कुल भी मिशन नहीं दूंगा ताकि तू रेस्ट कर पाए। उसके बाद यहाँ पे मैग्ना और तो और लक दोनों ही आ जाते हैं। तो आस्था बोलता है कि मुझे उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि वो लोग मेरे लिए गए थे वहां पे कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो मैग्ना और लक दोनों ही ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर बन चुके होते हैं। इनके आसपास से सुपर सेन वाली एनर्जी निकल रही होती है और दोनों हवा में उड़ रहे होते हैं। भाई लिटरली इनको देख के लगता है कि इनमें से एक बंदा अब वेजिटा बन चुका है और एक गोकू बन चुका है और ये लोग किसी भी वक्त अपना फ्यूजन डांस करके गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। फिर आस्था बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लो, मेरा हाथ ठीक हो चुका है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक हो गया, चलो बढ़िया बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारा जोकर बॉय और तो और हमारा बहन से प्यार करने वाला बंदा। आस्था बोलता है मुझे इन्हें भी थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन ये दोनों इस वक्त एकदम ही अजीब लगते हैं। ये लोग एकदम पढ़ाकू किताबी कीड़े लगते हैं और इनके आंखों में वो जलेबी वाला चश्मा भी होता
होता है। ये लोग बोलते हैं कि आस्था, हम तुम्हारे लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, लेकिन हम मेहनत करते रहेंगे। तो आस्था बोलते हैं जरूरत नहीं है, मेरे हाथ तो पहले ठीक हो गए। तो ये सुन के अपनी बहन से प्यार करने वाला बंदा आस्था को धरता और बोलता है कि साले तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, मैंने कहा ना कि मैं तेरा हाथ ठीक करूंगा कुछ टाइम बाद, चल तू तेरा हाथ फिर से फोड़ ले। और ऐसे बात करते करते इस बंदे के नाक से खून निकलने लगता है। तभी हमारा जोकर बॉय बोलता है कि मैंने जान लिया है कि तुम्हारे नाक से सिर्फ तब खून निकलता है जब तुम किसी उसके बारे में सोचते हो जिससे तुम प्यार करते हो या जिसकी तुम केयर करते हो। तो तुम्हारे नाक से सिर्फ 2 लोग के लिए खून निकलता है, एक तो तुम्हारी बहन मारी हो गई और एक आस्था हो गया। तो इनडायरेक्टली तुम्हें आस्था भी पसंद है। वेल मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो जोकर बॉय है इसके पास पावर क्या है। अब तक इसको एनिमे में हमेशा से भगा दिया गया है, लाइक इसका कभी कुछ पावर दिखाया नहीं। ये बंदा एकदम कोने में रहता है, एकदम हल्का हल्का बात करता है, कोई इससे बात ही नहीं करता है, इसको एकदम छुपा के रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसके पास इनसेन पावर होने वाली है जो कि लोग बाद में रिवील करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं चामी और तो और ग्रे। ये लोग जैसे ही एंट्री लेते तो इनके पूरे बॉडी पे मशरूम्स लगे हुए होते हैं। तब हमें मालूम पड़ता है कि ये लोग असल में जिस जगह गए थे वहां पे बहुत सारे पैरासाइट वाले मशरूम होते हैं। तो चामी इन सब मशरूम्स को खाती रहती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया मशरूम्स है। उसके बाद रात के टाइम पे ये लोग मस्त पार्टी करते हैं, मजे से खाना खाते हैं और पीते रहते हैं। मीनवेल यामी आस्था को एक से एक घर के काम देता है, बोलता है कि तू बर्तन धो, घर की सफाई कर, उसके बाद कपड़े धो, ये कर वो कर, और आस्था हर एक काम करता रहता है खुशी खुशी। और फिर हमारी विच वेनिसा सबको पकड़ के मस्त मजे से नाचती है खुशी में। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यामी ने विजर्ड किंग के पास जाके उसको वो मैजिकल स्टोन दे दिया होता है। तो विजर्ड किंग वो स्टोन लेने के बाद बोलता है कि यामी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें थोड़ा लीड देता हूँ। हमें पता चल चुका है कि ये आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोग कहाँ रहते हैं और उनका लोकेशन कहाँ पे है, और अब हमने डिसाइड किया कि हम उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो अब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यामी रेडी होता है फेस्टिवल के लिए और उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स उससे पूछते हैं कि ये फेस्टिवल कब है, लेकिन आस्था पूछता है ये फेस्टिवल क्या है। तो सब लोग बोलते हैं कि तुझे फेस्टिवल के बारे में भी नहीं पता। हाँ, तो हमें फिनरल एक्सप्लेन करता है कि फेस्टिवल क्या होता है। फेस्टिवल होता है एक ऐसा फेस्टिवल है, ये मैंने क्या बोल दिया, वेल ठीक है। फेस्टिवल एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे पूरे साल के बाद विजर्ड किंग हर एक स्क्वाड को बताता है कि कौन सा स्क्वाड टॉप पे है सबसे ज्यादा स्टार्स के साथ और कौन सा स्क्वाड लास्ट पे है। अब तक तो ब्लैक बुल्स हमेशा लास्ट पे रहते हैं। इसके साथ ही साथ फेस्टिवल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, पटाखे फूटे हैं, खाने के लिए स्टॉल्स होते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। तो ये सुन के हमारे सारे बॉयज खुश रहते हैं फेस्टिवल के लिए और डांस करते रहते हैं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग ऐसे ही फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं और सब लोग अपने अपने जगह निकल लेते हैं। हमारी बेवड़ी विच वेनिसा भाग जाती है पीने के लिए, हमारी चामी तो ला बोल के निकल लेती है खाना खाने के लिए। मीनवाइल मैग्ना, गाची, लक सब लोग कहीं ना कहीं निकल लेते हैं, ग्रे तक निकल लेता है और हमारा जोकर बॉय को तो एक बच्चा पूछता है कि भाई आपने ये अजीब सा मास्क कहाँ से लिया। फिर इसके बाद नोवेल और आस्था दोनों ही अकेले यहाँ पे घूमते रहते हैं और नोवेल बोलती है यही मेरा चांस है आस्था से बात करने का। तभी आस्था बोलता है कि मैंने यहाँ पे 2 और लोग को बुलाया है और ये 2 और लोग कोई और नहीं होते हैं, ये लोग होते हैं हमारा डांसर बॉय और सिंगिंग गर्ल। ये लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं क्योंकि इनको फिनरल ने अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से यहाँ पे लाया होता है। तो इससे नोवेल और आस्था मिलते हैं और उसके बाद जो आस्था करता है वो देख के मेरा दिल खुश हो गया। आस्था इनको बोलता है कि ओए डांसिंग बॉय क्या तू अपना पैर लेके आया है। तो डांसिंग बॉय बोलता है कि हाँ मैं मेरा पैर लेके आया हूँ और मैंने इसको वाटर मैजिक से प्रिजर्व किया है। तो बोलता है परफेक्ट। उसके बाद आस्था अपने जेब से पोटली निकालता है और उसके अंदर होता है क्वीन का हीलिंग मैजिक। आस्था ने असल में क्वीन से रिक्वेस्ट किया होता है कि वो अपना थोड़ा सा हीलिंग मैजिक इस बॉटल के अंदर दे दे और आस्था इसी हीलिंग मैजिक को हमारे डांसिंग बॉय और तो और सिंगिंग गर्ल के ऊपर यूज करता है और इन दोनों को ठीक कर देता है। ये सीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। डांसिंग बॉय का पैर ठीक हो जाता है और सिंगिंग गर्ल की आवाज वापस से आ जाती है। तो भाई आस्था तो वन ऑफ द बेस्ट एमसी है ही है। उसके बाद कहोनू मस्त गाना गाती है और सब लोग उसका गाना सुन के उसके ताली बजाते हैं। मीनवेल यहाँ पे मैग्ना आता है एक बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर लेकर और बोलता है कि ओए आस्था चल मेरे साथ, हम लोग ये फेस्टिवल के बाद यहाँ पे मस्त फायरवर्क्स करेंगे। तो तभी मैग्ना देखता है कि आस्था असल में रहता है 2 लड़कियों के साथ और यहाँ पे एक और बंदा होता है। तो मैग्ना बोलता है कि ओए होए आस्था तू डबल डेट पे जा रहा है। तो ये सुन के नोवेल मैग्ना को एक ऊपर अटैक करती है और उसको दूर फेंक देती है। मीनवेल कहोना आती है आस्था के पास और बोलती है कि हाँ ये एक डबल डेट है। तो ये सुन के नोवेल को लगता है कि शायद से कोनोहा को भी आस्था पसंद है। मीनवेल डांसिंग बॉय को लगता है कि कहोना ने ये सब इसलिए किया है कि ताकि डांसिंग बॉय और तो और नोवेल दोनों ही पास में आ सके, क्योंकि डांसिंग बॉय को असल में नोवेल के ऊपर क्रश रहता है। फिर इसके बाद आस्था कहोना से पूछता है कि ये डबल डेट क्या होता है। तो कहोना आस्था के पास आती है, उसके हाथ में अपना हाथ डालती है और उसको बोलती है कि डबल डेट में बहुत मजा आता है। ये सब देख के नोवेल का तो दिमाग फटने लगता है। फिर कहोना लेके जाती है आस्था को नए नए जगह पे और उसको नया नया खाना खिलाती है और नोवेल बेचारी अपना दिल टूटते हुए देख रही होती है। मीनवेल हमारा डांसिंग बॉय नोवेल के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन नोवेल उसे इग्नोर करती रहती है। असल में कहोना ये सब इसलिए करती है ताकि वो नोवेल को थोड़ा गुस्सा दिला सके और नोवेल अपना पहला मूव कर सके आस्था के ऊपर। असल में कहोना को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है आस्था के अंदर। ऐसे ही लोग शूटिंग वाला गेम खेलते और बहुत सारी चीजें करते हैं जो सब देख देख के नोवेल को लगता है कि कहोना बहुत ट्राई मार रही है आस्था के ऊपर और नोवेल पागल होती रहती है। फिर इसके बाद कहोना प्लान बनाती है कि वो नोवेल और आस्था को भेजेगी हॉन्टेड हाउस में। यहाँ पे ये दोनों मस्त अंदर जाते रहते हैं और सोचते कि क्या ही होगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ
यहाँ पे बूहा भी काम कर रहा होता है। तो बूहा अपने दोनों बंदों को साथ में रखता है, बोलता है कि तुम लोग जाओ और सुंदर सुंदर लड़की को डराओ, ताकि तुम उन लोग को डराओगे और मैं वहां पे आके तुम्हें मार के भगाऊंगा और मैं उन लड़कियों का बॉडीगार्ड बन जाऊंगा और ऐसे ही मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। तो यही सुन के इसके दोनों चमचे जाते हैं नोवेल और आस्था को डराने के लिए, लेकिन इनको देख के नोवेल और आस्था इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग पूरे के पूरे हॉन्टेड हाउस की वाट लगा देते हैं, क्योंकि आस्था को लगता है कि ये जो बंदे हैं ये लोग असल में आई ऑफ द मिडनाइट सन के ज़ॉम्बीज हैं। तो ये इनके ऊपर धड़ाधड़ अटैक करता है, यहाँ तक कि आस्था को तो बूहा भी उनमें से एक ही लगता है। तो आस्था बूहा को भी नहीं छोड़ता है। फिर पूरा हॉन्टेड हाउस डिस्ट्रॉय करने को जैसा सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं, तो कहोना आस्था से उसके कान में पूछती है कि आस्था तुम्हें नोवेल कैसी लगती है। तो आस्था बोलते हैं मुझे नोवेल, तभी हमें एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है। तो आस्था देखता है कि एक बच्ची अपने मम्मी पापा से खो के बीच में रो रही होती है। तो आस्था उसको बचाने के लिए चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पे आसपास के लोग बोलते हैं कि अरे ये गरीब बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है, इसके कपड़े तो देखो, ये कितनी गरीब है। ये गरीब लोग बच्चे पैदा करके उनको छोड़ क्यों देते हैं, अगर वो संभाल नहीं सके तो। गरीब लोग इतने खराब होते हैं, गरीब लोग ये, गरीब लोग वो, ये सभी लोग बोलते रहते हैं। और आस्था ये सब सुन के भड़कने वाला होता है, लेकिन तभी नोवेल यहाँ पे आती है और वो ये बच्ची को संभाल लेती है। तो सब लोग देखते हैं कि नोवेल तो असल में सिल्वा फैमिली की है। वो लोग बोलते हैं कि रॉयल्टी ये बच्ची से इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है। तो आस्था आके इस बच्ची को रोने से रोकने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे आके बहुत सारे ट्रिक्स करता है, तो बच्ची का रोना भी रुक जाता है। और ऐसे ही कहोना और तो हमारा डांसिंग बॉय ये लोग भी नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो फिर नोवेल इनके पीछे अपना वाटर मैजिक यूज करती है और एक अच्छा सा स्पेक्टिकल बनाती है यहाँ पे। और ये सब के बाद ये बच्ची रोना बंद कर देती है। उसके बाद कहोना ये बच्ची का नाम लेती है अपने वाटर मैजिक के थ्रू और सब लोग को उसका नाम सुना देती है। तो इसकी मॉम को जब वो नाम पहुंचा तो उसकी मॉम यहाँ पे आती है और बच्ची को पकड़ लेती है और लेके निकलने लगती है। तभी वो देखती है कि नोवेल तो असल में एक रॉयल्टी है। तो वो नोवेल से माफी मांगती है, बोलती है कहीं मेरी बेटी ने आपको परेशान तो नहीं किया। तो नोवेल बोलती है कि आपकी बेटी ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया और ये फेस्टिवल में कौन गरीब कौन अमीर हमें ये सब नहीं देखना चाहिए, ये तो इक्वालिटी की बात है। गरीब बच्चों को भी यहाँ पे आके मजे करने का हक है, रॉयल्टी के साथ खेलने का हक है, इसमें कोई गरीब और रॉयल ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब सुन के आस्था बोलता है कि वेल नोवेल तो मुझे पसंद है। और ये सुनने के बाद कहोना को लगता है कि भाई आस्था ने तो नोवेल को ऑलमोस्ट प्रपोज ही कर लिया है। लेकिन ये सुनने के बाद नोवेल तो पूरी तरह से शर्माने लगती है और एकदम से ब्लश करती है और वो पागलों के जैसे आस्था को अपना रिस्पॉन्स देने की जगह पे अपना वाटर मैजिक यूज करके आस्था को हवा में उड़ा देती है रॉकेट की तरह। और यहाँ पे आस्था उड़ के जाके गिरता है मिड फाइट में बिटवीन यामी और हमारा जैक द रीपर प्रेइंग मैंटिस के बीच में। ये जैक द रीपर जो बंदा है ना, ये मुझे एकदम साइथर के जैसे दिखता है पोकेमॉन का, क्योंकि इसका जो हाथ है वो साइथर के फैंग के जैसे दिखते हैं और भाई ग्रीन भी है ये बंदा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा डांसिंग बॉय और तो सिंगिंग गर्ल दोनों ही नाच रहे होते हैं और गा रहे होते हैं। मीनवेल नोवेल आस्था को ढूंढते हुए आगे आगे बढ़ रही होती है। तो वो बहुत सारे शॉप के थ्रू जाती है, तो उसे भूख लगता है तो वो एक बनाना ले लेती है और उसको खाते खाते आगे बढ़ती है। तभी उसे दिखता है कि एक जगह पे बहुत सारा माना होता है। तो जब वहां जाके देखती है तो देखती है कि यहाँ पे आस्था यामी की हेल्प कर रहा होता है स्क्विड बेचने में और यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा जैक द रीपर और बूहा बेच रहे होते हैं मीट। इनके बीच में असल में फाइट हुई होती है कि कौन सबसे ज्यादा अपना सामान बेच सकता है। तो आस्था और तो यामी यहाँ मजे से स्क्विड बेच रहे होते हैं और आस्था बेचारा सेल्समैन का काम कर रहा होता है और यहाँ पे बूहा भी सेल्समैन का काम कर रहा होता है। लेकिन इन दोनों के पास एक भी कस्टमर नहीं आता है। तो आस्था ऐसे ही काम करके थक गया होता है। तब वो कोने में देखता है तो वहाँ पे वही सेम बुढ़िया होती है जिसने आस्था को पहले वो पर्पल स्नेक दिया होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये बुढ़िया तो असल में हमारा विज़र्ड किंग था ना, क्योंकि इसी ने तो आस्था को पिछले बार फंसाया था। इसके बाद यामी और जैक दोनों ही बोलते हैं कि हमारे सेल्समैन बिल्कुल भी काम के नहीं है, चल यामी हम लोग एक साथ लड़ते हैं और खत्म करते हैं इसको यहाँ पे। तो ये लोग पहला गेम खेलते हैं अपने बीच में, जो कि होता है लुक दैट साइड। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे की तरफ हाथ करते हैं और जिस बंदे ने सामने वाले बंदे के हाथ के डायरेक्शन में देख लिया वो हार जाएगा और ऐसे ही इनके अटैक मिस होते रहते हैं। फिर इसके बाद ये लोग आर्म रेसलिंग करते हैं, थंब फाइट करते हैं, ऐसे ही मल्टीपल गेम्स खेलते रहते हैं और चीटिंग कर करके दोनों गेम को ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि चल इस बात को खत्म करते हैं और एक ऑल आउट फाइट करते हैं। और यहाँ पे तो हम नहीं लड़ सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो मेरे को एक अच्छी जगह पता है, ऐसा यामी बोलता है। और वो फिनरल की मदद से चला जाता है उसी जगह पे जहाँ पे इन लोग ने लड़ा होता है द आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोगों से फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे वो बुढ़िया भी होती है जो इनका मैजिक देख रही होती है। तो अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये बुढ़िया कोई और नहीं, ये बुढ़िया विज़र्ड किंग ही है। और ऐसे ये लोग अपना फाइट स्टार्ट करते हैं। यामी और जैक दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं अपने वेपन के साथ और यामी अपने नेक्स्ट अटैक से पूरा जमीन आधे में काट देता है। जैक अपने हाथों को यूज करता है और यामी अपने स्वॉर्ड को यूज करता है। फिर उसके बाद यामी बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं मेरा स्पेशल मूव यूज करने वाला हूँ जो कि मैंने यहीं पे सीखा था। तो ये सुन के आस्था को दिमाग में आता है कि ये वही मूव यूज करेगा जो कि इसने यूज किया था हमारे पोलियो वाले लायन के ऊपर। तो आस्था बोलता है कि हमें इस मूव को रोकना पड़ेगा वरना ये पूरा का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर यामी ने ये मूव यूज कर दिया जैक के ऊपर तो जैक खत्म भी हो सकता है और अगर जैक खत्म हो गया तो हमारा एक कैप्टन ऐसे ही खत्म हो जाएगा जो कि बहुत बड़ा लॉस होगा हमारे किंगडम को। तो ये लोग फिनरल को भेजते हैं आगे, लेकिन फिनरल को तो यामी एक लात मार के भगा देता है। उसके बाद आस्था ट्राई करता है इनको रोकने का लेकिन वो भी नाकामयाब हो जाता है। बूहा जाता है इनको रोकने का, बूहा भी लात खा के निकल लेता है। तो इसके बाद यामी अटैक करने ही वाला होता है जैक के ऊपर और जैक भी अपना स्पेशल मूव मारने वाला होता है कि तभी वहां पे हमारा विज़र्ड किंग आता है और वो टाइम रोके इन सब लोग को रोक देता है और बोलता है कि तुम लोग ये अटैक अगर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके
इसके बाद यहाँ से किंग निकलने ही वाला होता है कि तभी मशरूम बॉय यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि सर अब क्या कर रहे हो, हमारा इवेंट स्टार्ट ही होने वाला है, तो अब ये सब टाइम पास छोड़ो और फटाक से यहाँ पे आओ। तो विज़र्ड किंग बोलता है कि ये सब तो मैं करता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ तो करना पड़े ताकि ये लोग लड़ाई करना स्टार्ट न करें। तो विज़र्ड किंग एक मैजिक यूज करता है और इन लोग का टाइम वापस से स्टार्ट कर देता है। तो ये लोग वापस से अपने अटैक को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी दोनों की चड्डी फट जाती है और दोनों अपने अंडरवेयर में आ जाते हैं और यामी ने तो एक अजीब टाइप का लंगोट पहन के रखा होता है। तो ये देख के दोनों ही लोग एक दूसरे पे हंसते हैं और बोलते हैं कि चल भाई अब मेरा लड़ने का मन बिल्कुल नहीं है। फिर ऐसे ही दोनों साथ में जाते हैं और अपने स्टॉल को एक साथ जोड़ के दोस्ती कर लेते हैं। और यहाँ पे यामी जैक का मीट खा रहा होता है और जैक यामी का स्क्विड खा रहा होता है और बोलता है तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। फिर उसका जैक बोलता है कि चल यामी मैं तेरे लिए एक स्पेशल डेजर्ट बनाता हूँ। फिर वो यामी को देता है शेव्ड आइस और यामी खुशी से ये गोला खा रहा होता है। फिर इसके बाद यामी बोलता है कि चल ठीक है इस बार हमारे बीच में ड्रॉ हो गया, तो हमारा रिजल्ट ये है कि मैं 53 मैच जीत चुका हूँ 0 लॉस के साथ और 4 ड्रॉ के साथ। तो जैक बोलता है कि ओए ओए ये तो झूठे नंबर क्या बोल रहा है, और इसी के बीच दोनों में अनबन हो जाती है और दोनों वापस से लड़ने वाले होते हैं। तो आस्था इनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन यामी आस्था को उठाता है और फेंक देता है हवा में। तो आस्था बेचारा फिर रॉकेट बन के कहीं तो उड़ के जाता है और इस बार आस्था गिरता है बहुत सारे लोगों के बीच में। तो वो खड़ा होता है, बोलते हैं मुझे तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है। तो देखता है कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई होती है। तो वो बोलता है कि भीड़ किस चीज की है, चलो मैं जाके देखूं। तो वो देखता है कि यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई होती है। तो आस्था बोलता है वो ये लड़की तो बहुत सुंदर है, अगर फिनरल ने इसे देख लिया तो वो डेफिनेटली इसके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि लड़की कोई और नहीं, ये हमारे ब्लू रोज की कैप्टन है चारोलेट, है ना, मुझे ऐसा ही लग रहा है इसको देखे। फिर यहाँ पे सब लोग इस लड़की को देख के बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी यहाँ पे एक ये रॉयल्टी वाला आदमी आता है जिसका सर एक उल्टे गमले के जैसे होता है। ये यहाँ पे आके बोलता है कि ओए छोरी तू तो बहुत ही खूबसूरत है, चल तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा और चल मेरे साथ मेरी कंपेनियन बन के आज मेरे साथ दिन काट पूरा। और ये ऐसे बोल के ये लड़की को टच करने वाला होता है कि तभी ये बंदी ऑन द स्पॉट इसके ऊपर अटैक करती है अपना मैजिक यूज करके, और ये वही मैजिक होता है जो हमारी चारोलेट यूज करती थी। तो ये देख के आस्था बोलता है कि हैं ये तो सेम वही मैजिक लग रहा है मुझे। मीनवाइल यहाँ पे इसकी बहन भी आ जाती है जो कि इसके प्यार में पागल होती है, बोलती है बहन तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये नया कपड़ा पहनो, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। तो फिर ये देख के आस्था बोलता है कि हाँ ये तो वही चारोलेट ही है। मीनवाइल चारोलेट इस बंदे को और अपने मैजिक में कस रही होती है और बोलती है क्या रे तू खुद को बहुत शाना समझता है, तू मेरे ऊपर हाथ कैसे लगाया तूने, मैं तेरी कभी नहीं बनने वाली हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा। तो फिर आस्था भाग के जाता है चारोलेट को रोकने के लिए क्योंकि वो अपने मैजिक को अंडू नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पे एक एनिमे वाला एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप लोग समझ जाओ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो फिर हमारी ये टॉम बॉय गर्ल आस्था को पकड़ती है और बोलती है कि ओए छोटे लड़के तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आस्था बोलता है तू छोटा किसको बोल रही है। तो ये टॉम बॉय बोलती है तुझे बोल रही हूँ। फिर वो बोलती है अच्छा तू तो वही है जो हमारे साथ वहाँ पे फाइट में था, है ना। फिर इसके बाद टॉम बॉय आस्था को दूर फेंकती है और वो चारोलेट को लेके जाती है टेंट के अंदर और उसको नया कपड़ा पहना के बाहर लेके आती है। ये कपड़े में चारोलेट और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। तो सब लोग चारोलेट के प्यार में पागल हो जाते हैं, यहाँ तक कि फिनरल भी यहाँ पे रहता है। भाई ये एनिमे में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बहन अपने बहन के प्यार में पागल है, एक भाई अपने बहन के प्यार में पागल है, सब लोग अपने बहन के प्यार में पागल क्यों हो रहे हैं। मीनवाइल चारोलेट यहाँ पे बैठी होती है और बोलती है मैं बस उम्मीद करती हूँ कि मुझे यामी इन कपड़ों में ना देख ले। लेकिन तभी यहाँ पे वही होता है, यामी यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे आने के बाद चारोलेट को देख लेता है और बोलता है कि ओए तू तो वही है ना वो कोल्ड और पिकी कैप्टन, तूने ये अजीब से कपड़े क्यों पहन के रखे हैं, ऐसा बोल के वो हंसने लगता है। तो फिर चारोलेट बोलती है कि मैंने अजीब कपड़े नहीं पहने, अजीब कपड़े तो तूने पहने, तू तो कपड़े नहीं पहने, तू तो लंगोट में घूम रहा है, ऐसा बोल के वो यामी को बोलती है कि तू शांत हो जा। मीनवाइल टॉम बॉय भी यामी के ऊपर हमला करती है, बोलती है कि ओए तू मेरे कैप्टन के पास इन कपड़ों में मत आ। लेकिन तभी ही वेनेसा भी यहाँ पे आती है और वो बोलती है कैप्टन चलो हम साथ में पीते हैं। तो वेनेसा को देख के चारोलेट बोलती है ये बंदी यहाँ पे क्या कर रही है और वो यामी से इतना फ्रेंडली कैसे हो रही है। और वेनेसा भी कैप्टन को देख के बोलती है कि हैं ये लड़की कौन है, मुझे इससे नहीं हारना है। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में यामी के लिए फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हमारी विच वेनेसा चारोलेट को चैलेंज करती है एक फाइट में और इस फाइट को चारोलेट एक्सेप्ट नहीं करने वाली होती है। लेकिन टॉम बॉय बोलती है कि ये फाइट को हम डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि मेरी बहन किसी से नहीं हारती है। फिर इसके बाद हमारा फिनरल यहाँ पे आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे फाइट का रेफरी बनूंगा और तुम्हारी पहली फाइट होगी, तुम दोनों कॉस्प्ले करोगी। तो ये लोग का कॉस्प्ले वाला फाइट स्टार्ट होता है जिसमें हमारी चारोलेट ने ड्रेसअप किया होता है एज अ विच और ये इस आउटफिट में बहुत ही सुपर्ब दिखती है और सब लोग इसको देख के इसके प्यार में पागल हो जाते हैं। तो चारोलेट बोलती है कि मेरे को पता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बन रही थी यामी के लिए, तो मैं वही कपड़ा पहनूंगी जिससे यामी मेरे साथ फ्रेंडली हो जाए। पर मैं होप करती हूँ यामी मुझे इन कपड़ों में न देखे। लेकिन यामी इसको देख के कुछ रिएक्शन नहीं देता है। तो ये बोलती है यामी क्या मुझसे प्यार करने लगा है कि नहीं। मीनवाइल वेनेसा की बारी आती है और वेनेसा ने इस वक्त पहन के रखा होता है सिस्टर के जैसे कपड़े। तो ये देख के सब लोग और ज्यादा इसके प्यार में पागल हो जाते हैं। फिनरल बोलता है कि ये वेनेसा जो 90% टाइम ऑलमोस्ट नागड़ी रहती है वो इस वक्त अपने पूरे बॉडी को कवर करके रखी है, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में वोटिंग होता है जहाँ पे सब लोग अपना मैजिक पोर करते हैं इनके जार में और फिर फिनरल जाता है और चेक करता है कि दोनों का दोनों जार ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो बोलता है कि ये ड्रॉ हो गया है, अब नेक्स्ट होगा स्विम सूट में कंपटीशन। लेकिन तभी ही चारोलेट अटैक कर देती है फिनरल के ऊपर और बोलती है कि ज्यादा शाना मत बन। और वो बोलती है कि जिसको भी हमें स्विम सूट में देखना है वो लोग के ऊपर सेम अटैक होगा। तो सारे के सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ यामी होता है और आस्था होता है और यामी तो चारोलेट के आउटफिट से बिल्कुल भी
इम्प्रेस नहीं हुआ होता है। उसके बाद वेनेसा बोलती है चलो अभी हम दूसरा फाइट ऐसा करेंगे जहाँ पे दारू पीने की बारी होगी। तो वापस से इन दोनों के बीच में दारू पीने की फाइट होती है। यहाँ पे वेनेसा मजे से बैठी होती है और बोलती है मैं तो आराम से जीत जाऊंगी, और चार्लोट बोलती है कि मैं तो इससे हारी जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वेनेसा पीने वाली होती है उसको तबीयत उसकी दारू चढ़ जाती है, क्योंकि उसने पहले ही बहुत पी के रखी होती है। तो चार्लोट बोलती है कि मैं तो आराम से जीत जाऊंगी। ऐसा बोल के वो एक सिप लेती है और पीती है, लेकिन वो एक सिंगल सिप में दारू से चढ़ जाती है उसे। तो बोलती है कि ये क्या हो गया, और ऐसे ही दोनों के दोनों एक एक सिप में गिर जाते हैं और वापस से उनके बीच में ड्रॉ हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में चार्लोट का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पे जब वो छोटी होती है तो उसको किसी ने एक कर्स दिया होता है, जो कि जैसे ही वो 18 साल की होगी तो वो कर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो चार्लोट बोलती है कि मैं स्ट्रांग बनूंगी और इस कर्स को कैसे ना कैसे करके रोक दूंगी। फिर ऐसे ही हमें दिखाते हैं कि चार्लोट 18 साल की हो गई होती है और वो एक मैजिक नाइट बन चुकी होती है, और वो धीरे धीरे रैंक अप करती रहती है। और ऐसी वो एक दिन सड़क पे चलती रहती है कि बहुत सारे लोग उसको प्रपोज करते, तो वो उन लोग को ना बोल देती और वो आगे बढ़ती है। लेकिन अचानक से उसका कर्स एक्टिवेट हो जाता है, और उसका कर्स ऐसा होता है कि उसके अंदर से पूरा का पूरा उसका पावर बाहर लीक होता रहता है, और वो ऐसे ही अपने पावर में एक ककून बना के फंस गई होती है। और वो बोलते कि शायद मैं इसी कर्स की वजह से खत्म हो जाऊंगी। लेकिन तभी यामी वहां पे आता है और उसको बचा लेता है। बोलता है कि ओए चार्लोट तू क्या कर रही है, मैं जानता हूँ कि तू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब तू किसी प्रॉब्लम में फंसे तो अपने दोस्तों के ऊपर थोड़ा भरोसा किया कर और उनसे मदद मांग लिया कर। और इसी सीन की वजह से चार्लोट को इस बंदे से प्यार हो जाता है, और यही प्यार वो कर्स का एक क्योर होता है। जैसे चार्लोट को यामी से प्यार होता है तो उसका कर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद यामी आता है चार्लोट के पास और बोलता है तूने ये एक ग्लास भी खत्म नहीं किया, हाँ तू कितनी पथेटिक है। ऐसा बोल के वो ग्लास पकड़ता है और वो ग्लास पी लेता है। तो फिर चार्लोट बोलती है हाँ हमारे बीच में एक इनडायरेक्ट किस हो गया, और ये सुन के वो खुद बेहोश हो जाती है। इसके बाद फिनरल यहाँ पे आता है और बोलता है वापस से ये ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद हमारा मैजिक नाइट लोग का गैदरिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन लोग का सेरेमनी स्टार्ट हो गया होता है। और फिर यामी बोलता है कि अरे बाप रे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो यहाँ पे गया ही नहीं, अरे रे। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा विज़र्ड किंग यहाँ पे आ जाता है, और इसको देख के सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं। विज़र्ड किंग हमसे बोलता है कि अभी मैं ये सेरेमनी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे कैप्टन को बुलाया जाए। तो यहाँ पे 7 कैप्टन होते हैं, लेकिन यहाँ पे यामी नहीं होता है और तो और चार्लोट नहीं होती है, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि चार्लोट तो मस्त पी पा के पड़ी होती है और यामी उसके बगल में होता है। यहाँ पे 2 नए कैप्टन होते हैं। एक होता है क्रिम्सन लायंस का नया कैप्टन, जो की होती है हमारे पहले वाले लायन बॉय की बड़ी बहन। तो मैं इसको बोलूंगा बड़ी बहन लायन, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इजी पड़ रहा है। इसका नाम शायद से मैरियोलेना है, लेकिन मैं ये नाम डेफिनेटली भूल जाने वाला हूँ। उसके बाद हमारे पर्पल गैंग का नया कैप्टन होता है, जो कि डेफिनेटली मुझे प्रिंगल्स वाले अंकल के जैसा दिख रहा है, तो मैं तो इसे प्रिंगल्स ही बोलने वाला हूँ। फिर इनके आने के बाद हमारा विज़र्ड किंग बोलता है कि नंबर 1 स्पॉट पे है हमेशा की तरह गोल्डन डॉन। तो हमारे छपरी बंदे की तो टीम हमेशा नंबर 1 पे ही रहती है। वो बोलता है कि ये टीम ने 125 स्टार्स कमाए हैं, जो कि पिछले बार के 96 से बहुत ज्यादा है, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इनके नंबर 1 रूकी ने, जिसका नाम है यूनो, जो कि एक विंड स्पिरिट यूजर है और उसके पास सिल्फ नाम की स्पिरिट है। तो यूनो यहाँ पे आता है और इसको देख के सब लोग बोलते हैं कि वो यूनो कितना हैंडसम है और ये तो डेफिनेटली पावरफुल लग रहा है। फिर उसके बाद विज़र्ड किंग बोलता है कि और नंबर 2 पे जो टीम है, तो सबको लगता है कि नंबर 2 पे शायद से क्रिम्सन लायंस होंगे, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि क्रिम्सन लायंस इस बार 2nd नंबर पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से काम के बाहर थे, तो डेफिनेटली सिल्वर गैंग के लोग ही होंगे नंबर 2 पे। लेकिन उसी वक्त विज़र्ड किंग बोलता है कि नंबर 2 पे 101 स्टार्स के साथ है ब्लैक बुल्स, और ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। सबको लगता है कि सबसे खराब टीम सबसे ऊपर कैसे आ गई, अब तक ये टीम हमेशा सबसे नीचे रहती थी। तो ब्लैक बुल के लोग तो एकदम शॉक में होते हैं। उसके बाद विज़र्ड किंग बोलता है अरे लेकिन ब्लैक बुल का कैप्टन यहाँ पे है नहीं, तो ब्लैक बुल टीम का कोई बंदा यहाँ पे है, क्योंकि मुझे उसके नंबर 1 रूकी को इंट्रोड्यूस करना है, जिसकी वजह से ब्लैक बुल्स इतना ऊपर तक आ सकी है। और तभी ही यामी आस्था का टकला पकड़ता है और उसको फेंकता है स्टेज की तरफ। तो आस्था स्टेज पे गिरने के पहले अपने स्वॉर्ड को निकालता है और एक सेफ लैंडिंग करता है। फिर विज़र्ड किंग बोलता है कि आस्था हमारा नंबर 2 रूकी है, जिसकी वजह से ब्लैक बुल्स इतना ऊपर आ गए। इस बार सारे के सारे टीम्स ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने डायमंड किंगडम को रोक के रखा है, स्पेड किंगडम को रोक के रखा है, और उसके साथ ही साथ द आई ऑफ द मिडनाइट सन, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उनसे भी फाइट की है। तो इस बार हमारे नाइट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। फिर जब आस्था और यूनो दोनों ही ऊपर होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो आस्था यूनो को बोलता है कि ओए यूनो, अगली बार मैं तुझसे 2 गुना ज्यादा स्टार्स लेके आऊंगा। तो यूनो बोलता है कि मैं तेरे से 2 गुना ज्यादा स्टार्स लेके आऊंगा। फिर आस्था बोलता है मैं तुझसे 5 गुना ज्यादा स्टार्स लेके आऊंगा। तो यूनो बोलता है अच्छा तू मुझे बता कि तू टोटल मुझसे कितना टाइम ज्यादा स्टार लाने वाला है। तो आस्था बोलता है 2 और 5 9 टाइम्स। तो यूनो हंस के बोलता है कि नहीं गधे, इसका आंसर है 20 टाइम्स। फिर उसके बाद क्राउड में से बूहा बोलता है कि अरे ये दोनों तो एकदम से पेजेंट्स है, इन लोग के पास इतनी मैजिकल पावर है भी नहीं, और इसमें से वो जो आस्था है उसके पास तो 0 मैजिकल पावर है। इन लोगों ने डेफिनेटली कोई ना कोई गलत काम करके ये सब स्टार्स कमाए हैं। तो ये सुन के सारे के सारे नॉर्मल लोग भी बोलते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हमें तो लगा ये लोग शायद रॉयल फैमिली के लोग हैं, लेकिन अगर ये लोग पेजेंट है तो इन्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत काम किया है। तो फिर ये सुनने के बाद यूनो का दिमाग फटता है और वो बोलता है ओए बेल, एक काम कर, अपना पूरा का पूरा मैजिक अनलीश कर और आस्था के ऊपर छोड़ दे। तो जैसे ही बेल वो अटैक करती है आस्था के ऊपर, तो आस्था अपना स्वॉर्ड निकालता है और उस अटैक को काट देता है। और ये देख के सब लोग बोलते हैं कि वो ये दोनों के पास इतनी पावर है, तो डेफिनेटली ये लोग नंबर 1 और नंबर 2 रूकी हो ही सकते हैं, क्योंकि ये इतना खतरनाक स्पेल
इस बंदे ने एक ही अटैक में रोक दिया, ये तो इम्पॉसिबल है यार एकदम। फिर उसके बाद विज़र्ड किंग बाकी के रैंक बताता है, बोलता है नंबर 3 पे है सिल्वर गैंग 95 स्टार्स के साथ, नंबर 4 पे है ब्लू रोज वाली गैंग 83 के साथ, 5th पे है क्रिम्सन लायन 76, 6th पे है प्रेइंग मैंटिस 69 के साथ, 7th पे है स्लीपिंग ब्यूटी का गैंग 67 के साथ, 8th पे है 51 स्टार के साथ हमारा प्रिंगल्स बॉय, और लास्ट पोजीशन पे है हमारा व्हाइट बॉय 49 स्टार्स के साथ। फिर इसके बाद एंट्री होती है किंगडम के किंग की, और किंग को लगता है कि सब लोग उसकी बहुत तारीफ करें क्योंकि वो किंग है। तो किंग जैसे ही ऊपर आता है तो बोलता है कि मैं हूं तुम्हारा किंग, जो कि विज़र्ड किंग के भी ऊपर है। ये बोल के किंग एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसके लिए बहुत ताली बजाएंगे, लेकिन लोगों का एकदम मरियल सा रिस्पॉन्स होता है। तो वो देख के किंग बोलता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा किंग हूं, मुझे प्रेस करो, ये करो वो करो। तो फिर एक छोटी बच्ची बोलती है कि हमें किंग की जरूरत ही क्या है जब हमारे पास विज़र्ड किंग है। तो ये सुन के तो किंग का भाई दिल और एटीट्यूड पूरा टूट जाता है। तो किंग बोलता है कि ये जूलियस मेरे से सारा का सारा स्टारडम ले रहा है, रुको मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा बोल के किंग बोलता है कि हमने लोकेट कर लिया है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन का एक्चुअल हाइडआउट कहाँ पे है, तो उनके हाइडआउट के ऊपर हम लोग अटैक करने वाले हैं। उसके लिए मैं एक नई टीम बना रहा हूँ जिस टीम का नाम होगा रॉयल नाइट्स। इस टीम को अंदर लोगों को एंट्री तभी मिलेगी जब मैं उनके लिए एक टूर्नामेंट होल्ड करूंगा, और इस टूर्नामेंट में हमारे सारे के सारे मैजिकल नाइट्स आके एंट्री ले सकते हैं, और जो लोग इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे वही लोग रॉयल नाइट्स बन पाएंगे। फिर तभी आस्था बोलता है कि अरे लेकिन किंग तुम क्यों सिलेक्ट करोगे हम लोग को, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है मैजिक के बारे में, सिर्फ तुम्हारे पास बहुत माना है लेकिन तुमने कभी इस माना को कभी यूज ही नहीं किया किसी की भी हेल्प करने के लिए, तुम तो बस अपने थ्रोन पे बैठे रहते हो, टाइम पास करते हो। तो ये सुनने के बाद किंग बोलता है कि ओए गार्ड्स फटाक से इन दो लड़कों को एक्सिक्यूट कर दो। लेकिन तभी ही जूलियस वहां पे आता है और बोलता है कि किंग आप इन दोनों को माफ कर दो मेरे नाम पे। फिर ये सब होने के बाद आस्था विज़र्ड किंग को बोलता है कि थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी जान बचा दी। तो उसी वक्त विज़र्ड किंग आस्था को बोलते हैं कि आस्था अभी तुम लोग मिलने वाले हो बहुत सारे नए नाइट से इस टूर्नामेंट के अंदर, तो तुम लोग डेफिनेटली यहाँ पे जीतने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आस्था और यूनो ऐसे ही चलते हुए नीचे जाते रहते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि नीचे बड़ी बहन लायन बाकी सब छोटे छोटे लायन को मार रही होती है और बोलती है कि तुम लोग 5th पोजीशन पे कैसे आ गए। फिर उसके बाद बड़ी बहन इन लोग को बोलती है कि तुम लोग 5th पोजीशन पे कैसे आ गए, मेरे भाई लायन बॉय ने तुम लोग को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि तुम लोग 5th पोजीशन पे आ जाओ। हाँ, लायन बॉय तो बहुत बेकार था और अभी वो सिर्फ सो रहा है, कितना यूजलेस था लायन बॉय। तो ये सुन के लायन बॉय की टीम के सारे लोग थोड़ा भड़क जाते हैं और मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी बहन तुम गलत बोल रही हो, लायन बॉय बहुत अच्छे कैप्टन थे, उन्होंने हमें अच्छी ट्रेनिंग दी थी। तो फिर बड़ी बहन बोलती अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो और हॉट स्प्रिंग वाली ट्रेनिंग करो। तो ये सुनने के बाद आस्था बोलता है कि हॉट स्प्रिंग वाली ट्रेनिंग, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और यही चीज बड़ी बहन लायन भी सुन लेती है, तो वो आस्था का सर पकड़ती है अपने फायर वाले क्लॉ के साथ और बोलती है तू भी चलेगा मेरे साथ। तभी ही लियो यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि अरे आस्था मेरे राइवल, अब तो तुम फंस चुके हो, बड़ी बहन के क्लॉ से कोई भी नहीं निकल सकता है। तो उसके बाद यूनो बोलता है कि ठीक है मैं निकलता हूँ यहाँ से, लेकिन बड़ी बहन यूनो को भी पकड़ लेती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे कैप्टन एक साथ यहाँ पे बैठे हुए होते हैं और जूस पी रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारा छपरी कैप्टन नहीं होता है क्योंकि ये पार्टी को दिया होता है यामी ने, क्योंकि यामी 2nd रैंक पे आया होता है, तो छपरी तो 1st रैंक पे होता है, तो शायद से वो अपने ईगो को लेके बाहर चला गया होता है। वेल यहाँ पे जब यामी सबको पार्टी देता है तो सबकी बहुत बेइज्जती करता है, बोलता है कि तुम लोग को शर्म भी नहीं आ रही कि तुम लोग उस बंदे से हार गए हो जो बंदा अब तक 9th पोजीशन पे था और अब वो तुम सबके ऊपर आ गया है। तो ये सुन के सिल्वर बॉय का दिमाग खराब होता है, तो वो यामी पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन ये बारटेंडर उसको रोक देता है और फ्री में जूस देता है। जूस पीने के बाद सिल्वर बॉय शांत हो जाता है। उसके बाद यामी प्रिंगल्स बॉय की भी बेइज्जती करता है, तो प्रिंगल्स वाले अंकल यामी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वापस से बारटेंडर उसको भी जूस देता है और वो भी शांत होता है। फिर बारी आती है जैक द रिपर साइथर की, लेकिन साइथर के साथ भी सेम स्टोरी होती है। इसके बाद ये तीनों मस्त जूस पी के यहाँ से शांति से बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बारटेंडर के जूस में कुछ ना कुछ तो मैजिक है जो इनको शांत कर दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ी बहन आती है, तो बड़ी बहन को देख के यामी बोलता है कि अरे बड़ी बहन गोलियन आप कैसी हो यहाँ पे। तो वो बोलती है ये क्या बात हुई। तो यामी बोलता है कि मुझे लगा कि आपके फैमिली में सबका नाम गोलियन से एंड होता है और सामने वो लोग उनका कैरेक्टर लगाते जैसे कि दादाजी हो जाएंगे, दादाजी गोलियन, दादी माँ गोलियन, पापा गोलियन, मम्मी गोलियन, बड़ी बहन गोलियन, बड़ा भाई गोलियन, फ्लू गोलियन, छोटा भाई गोलियन, छोटी बहन गोलियन। तो ये बोलते क्या बकवास कर रहे तू यामी। उसके बाद ये बोलती कि मैं इन दोनों को लेके जा रही हूँ मेरा हॉट स्प्रिंग का ट्रेनिंग करवाने के लिए, और मैं यामी तुझे और तो और चारोलेट तुम दोनों को भी लेके जाऊंगी। इन दोनों के सर को भी वो पकड़ लेती है और बोलती तुम लोग को मैं इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि तुम लोग मीटिंग में नहीं आए थे। और ये ऐसे ही निकलने वाली होती, टॉम बॉय बोलती प्लीज मेरी बहन को अकेले मत लेके जाओ। और तभी यहाँ पे आ जाती है नोवेल। नोवेल बड़ी बहन को देख के यहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ी बहन नोवेल को भी धर लेती है। और फिर हमें मालूम पड़ता है कि जो बारटेंडर था वो असल में कोई और नहीं विज़र्ड किंग खुद थे। फिर ऐसे ही बड़ी बहन इन सबको लेके जाती है स्ट्रॉन्ग मैजिक वाले रीजन में जहाँ पे यूल्टीम नाम का एक वॉल्केनो होता है, और वो इन लोगों को वॉल्केनो में बोलती है कि तुम्हें अब यहीं पे तुम्हारी ट्रेनिंग करनी होगी। और ये देख के सबकी हालत खराब हो जाती है। बड़ी बहन बोलती है कि इस वॉल्केनो को जब तुम क्रॉस करोगे और इसके समिट पे पहुंचोगे, जबकि इसकी चोटी पे, तो तुम्हें वहां पे एक इंसेन हॉट स्प्रिंग मिलेगा। तुम्हारा गोल यही है कि तुम्हें उस हॉट स्प्रिंग के पास जाके पहुंचना है। तो ये सुन के सब लोग बोलते कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत गर्म है, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऐसे करके सब लोग एक एक बहाना देते रहते हैं, लेकिन तभी बड़ी बहन गोलियन आस्था और लियो को एक एक लात मारती है और उनको नीचे गिरा देती है। तो
ये लोग धड़ाम से नीचे गिरते हैं और भागना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये लोग हीट की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इनको सांस भी नहीं लेने को हो रहा है। तभी आस्था देखता है कि असल में यामी और तो और चार्लोट ये दोनों हवा में मजे से उड़ते उड़ते आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या ये लोग इतना तेज आगे कैसे बढ़ पा रहे हैं, और ये लोग बहुत फटाफट निकलते रहते हैं। तो तभी लियो बोलता है ये लोग शायद से माना स्किन यूज कर रहे हैं। तो हमें मालूम पड़ता है कि माना स्किन एक ऐसी एबिलिटी होती है जहाँ पे सामने वाला यूजर अपने मैजिक के माना को यूज करता है अपने बॉडी को एक कवर देने के लिए, और बॉडी के ऊपर वो माना बैठ जाता है और ऐसे ही उनको एक शील्ड मिल जाता है, और उसी की वजह से ये लोग प्रॉपरली पूरे के पूरे हीट को रेजिस्ट कर पा रहे हैं। और ये टेक्निक हर एक मैजिक नाइट को आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब लोग ने ये टेक्निक को परफेक्ट नहीं किया होता है। तो हमारा लियो बोलता है कि चलो पूरी गैंग हम लोग इस टेक्निक को यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और लियो और उसकी पूरी गैंग ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यूनो भी ये टेक्निक यूज करता है और फटाफट निकलता है। तो पीछे रह जाते हैं सिर्फ आस्था और तो और नोवेल, और हमारे दोनों के दोनों कैप्टन्स तो बहुत फटाफट आगे बढ़ते रहते हैं सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को तोड़ते तोड़ते। यूनो भी धड़ाधड़ आगे निकलता है। फिर उसके बाद बड़ी बहन गोलियन पकड़ती है नोवेल को और बोलती है कि तुम्हारे अंदर रिजॉल्व है कि नहीं कि तुम आगे जा पाओगे कि नहीं। तो नोवेल बोलती है कि मुझे जाना है आगे। तो फिर बड़ी बहन बोलती है कि तुम एकदम तुम्हारी मदर की जैसी दिखती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उनके जैसा मैजिक पावर नहीं है, तुम्हारे अंदर उनके जैसा रिजॉल्व तो है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर हमें बैक स्टोरी मिलता है जहाँ पे जब नोवेल की मदर प्रेग्नेंट होती है नोवेल के साथ, तो वहाँ पे बड़ी बहन और तो और हमारा लायन बॉय गए होते हैं उनसे मिलने के लिए। यहाँ पे नोवेल की मदर ने ठान लिया होता है कि नोवेल को पैदा करने के बाद वो कभी भी वापस से मैजिकल नाइट बन के नहीं लड़ने वाली है, तो इसीलिए हमारा लायन बॉय रो रहा होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि आस्था भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती रहती है और वो ऐसे ही गिर जाता है। तो यहाँ पे बड़ी बहन आती है और वो आस्था को बोलती है कि ओए आस्था, तू ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरे अंदर मैजिक नहीं है और तू बगैर मैजिक के इस एरिया को क्रॉस कर ही नहीं सकता। मैं तुझे ये कहूंगी कि तू यहाँ से चुपचाप अपने घर निकल जा। तभी आस्था खड़ा होकर बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं ये पूरा करके रहूंगा और मैं कैसे भी करके विज़र्ड किंग बन के रहूंगा। फिर उसके बाद आस्था वापस से खड़ा होता है और थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर हारने लगता है। तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ मेरे एंटी मैजिक स्वॉर्ड और मेरे मसल्स की मदद से इसे पार नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूं। तभी यहाँ पे बड़ी बहन आती है और वो आस्था को फिर से पकड़ लेती है और बोलती है कि बेटा तुझे घर ही जाना चाहिए। तो आस्था बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ तो सोचने दो। तो आस्था वहाँ पे खड़ा होता है और बहुत दिमाग लगाता है। तो वो बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो अपने की को महसूस करता है। वो बोलता है कि अगर मैं मेरे अपने अंदर के बॉडी के की को महसूस करूं तो मैं शायद से वो वाली पावर वापस से एक्टिवेट कर सकता हूं। तो ऐसा बोल के आस्था महसूस करता है कि उसके बॉडी के अंदर एक ब्लैक कलर का की आ रहा होता है उसके स्वॉर्ड के थ्रू। तो आस्था उसी की के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है, इस वजह से वो की के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाता है और आस्था खुद से डीमन वाली पावर को एक्टिवेट कर देता है। और ये पावर एक्टिवेट करने के बाद वो अपने आप उड़ने लगता है। तो इसका ये मतलब है कि आस्था ने इस एबिलिटी को एक्टिवेट करना सीख लिया है बगैर क्वीन विच के हेल्प के। तो ये नेक्स्ट फाइट में बहुत इंसेन होने वाला है। मतलब फिर हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में हमारी पूरे के पूरी लायन गैंग लड़ रही होती है एक मैग्मा वाले गोलम से, और वहाँ पे नोवेल भी होती है अपने माना स्किन के साथ, और ये लोग इस गोलम के सामने हार रहे होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तभी ही आस्था अपने डीमन फॉर्म में आता है और इस गोलम को एक सिंगल अटैक में खत्म करके निकल लेता है, और वो ऐसे ही उड़ता रहता है। तो सब लोग आस्था को देखते हैं और बोलते हैं कि आस्था बहुत चेंज लग रहा है। यहाँ तक कि यूनो भी ऐसा ही बोलता है। फिर आस्था यामी और तो और चार्लोट के पास से भी उड़ के जाता है और वो जाके उड़ता रहता है हमारी बड़ी बहन के पास। तो बड़ी बहन के जैसे ही करीब में वो पहुंचे तो बड़ी बहन उसको एक मुक्का मार के दूर दीवार पे फेंक देती है, और ऐसे ही आस्था ये चैलेंज कंप्लीट कर लेता है। फिर उसके बाद रात के समय जब यहाँ पहुंच जाते हैं टॉप पे, तो बड़ी बहन बोलती है कि रात के समय पे यहाँ पे ये वॉल्केनो शांत हो जाता है और यहाँ पे एक मैजिकल हॉट स्प्रिंग बन जाता है। तो ये वॉल्केनो के मुंह के अंदर से गरम गरम पानी बाहर निकलने लगता है। तो ये देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर बड़ी बहन सबको बोलती है कि चलो सब लोग अभी नागड़े हो जाओ, अपने कपड़े निकालो और इस हॉट स्प्रिंग में कूद जाओ। तो सब लोग शर्माने लगते हैं। तभी ही टॉम बॉय को लगता है कि सारे के सारे लड़के उसकी बड़ी बहन की बॉडी के ऊपर देखेंगे, तो वो गुस्से में अपना अर्थ क्रिएशन मैजिक यूज करती है और वो इस हॉट स्प्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। वो बोलती है कि एक पार्ट में बॉयज जाएंगे और एक पार्ट में सारी की सारी गर्ल्स जाएगी। फिर इसके बाद सब लोग मस्त अपने कपड़े निकालते हैं और हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं। फिर गर्ल्स वाले पार्ट में हमारी बड़ी बहन और तो और चार्लोट एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। यहाँ पे हमारी टॉम बॉय आती है और बोलती है कि बड़ी बहन तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। उसके बाद चार्लोट को बड़ी बहन देती है एक जूस का ग्लास और बोलती है कि तुम ये अल्कोहल पियो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं अल्कोहल नहीं पी सकती। लेकिन यहाँ पे तभी बेल आती है और बोलती है कि मैं तो बहुत अल्कोहल पी सकती हूँ, तुम बच्चियों से मैं बहुत तेज हूँ। और ऐसे ही दोनों के दोनों अल्कोहल पीने की बातें करते रहते हैं। मीनवाइल नोवेल अपने बाल धो रही होती है, तो टॉम बॉय वहाँ पे जाती है और नोवेल का मदद करती है बाल धोने में। फिर हमें दिखाते हैं कि चार्लोट सोच रही होती है कि दीवार के उस तरफ यामी अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहा होगा। ये सोच के वो खुशी के मारे एक्साइटमेंट से बेहोश हो जाती है और यहाँ पे बेल अल्कोहल का एक सिप पीने के बाद ही बेहोश हो जाती है। तो बड़ी बहन बोलती है कि तुम दोनों तो एक नंबर के गधे हो। फिर उसके बाद नोवेल बड़ी बहन के बगल में बैठ के आसमान में देख के बोलती है कि स्टार्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सुनने का बड़ी बहन बोलती है कि तुम्हारी मॉम को भी स्टार्स बहुत पसंद थे। तो नोवेल बोलती है क्या आप मुझे मेरी मॉम के बारे में कुछ बता सकती हो। तो बड़ी बहन नोवेल को बोलती है कि तुम्हारी मॉम जो थी वो तो एक स्टील वॉरियर प्रिंसेस थी, उनके जैसा कोई भी नहीं था बैटलफील्ड पे। जब वो बैटलफील्ड पे आती थी तो ऐसा लगता था कि एक प्रिंसेस डांस कर रही है और वो इसी तरह हमारे एनिमीज को हराती रहती थी, वो सबसे ग्रेटेस्ट थी। पर ऑन दी अदर हैंड तुम तुम्हारे
मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती हो, तुम्हारा माना तुम्हें कंट्रोल करने नहीं आता है और तुम एकदम यूजलेस हो, तुम तुम्हारे मॉम के जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम सिर्फ उनके जैसी दिखती हो, तो यार कुछ तो मेहनत करो। तो ये सारे के सारे टॉन्ट्स नोवेल को उसके दिल पे और सर पे लगते रहते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बॉयज के साइड पे आस्था, यूनो और तो और लियो, ये तीनों झगड़ रहे होते हैं कि कौन इस हॉट स्प्रिंग में ज्यादा टाइम तक रह सकता है। तभी ही यामी यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि अभी मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट चीज करने के लिए बोलने वाला हूँ। हम लोग इस दीवार के ऊपर चढ़ेंगे और गर्ल्स के बाद में पीप करेंगे और देखेंगे कि वो लोग कैसे नहा रहे हैं। तो ये सुन के सारे बॉयज बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और लियो को एक बैक स्टोरी आता है। उसे लगता है कि उसका बड़ा भाई फ्लूगियन भी उसको यही बात बताना चाहता था, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। फिर ये सुनने के बाद सारे के सारे बॉयज एकदम चार्ज अप हो जाते हैं और वो चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात टॉम बॉय भी सुन लेती है। तो वो अपना मैजिक यूज करती है और इस दीवार को और लंबा कर देती है। तो हमारे बॉयज बोलते हैं कि हम लोग हार नहीं मानेंगे और वो कॉकरोच की तरह इस दीवार के ऊपर चढ़ते रहते हैं और एकदम फनी लगते हैं वो लोग ये सीन में। फिर इसके ठीक बाद आस्था यामी को बोलता है कि मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ूंगा क्योंकि मेरा दिल तो सिस्टर लिली के लिए है सिर्फ। और ये सुनने का यामी बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, और इसके बाद जो होता है वो मेरा दिल तोड़ देता है। ये लोगों ने यहीं पे इस पार्ट को खत्म कर दिया और हमें दिखाया ही नहीं कि आगे क्या होता है। तो सब लोग कमेंट में प्लीज F टाइप कर देना। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर टाइप बंदा होता है जिसके रेड कलर के बाल होते हैं और क्रोकोडाइल के जैसे दांत होते हैं। ये खड़ा होता है पर्पल गैंग के वाइस कैप्टन के सामने जिसका नाम होता है XEREX ज़ेथेरॉक्स बॉय। इसका नाम ज़ेथेरॉक्स होता है। वो ज़ेथेरॉक्स के सामने खड़ा होता है और वो ज़ेरोक्स को चैलेंज करता है फाइट करने के लिए। तो ज़ेरोक्स बोलता है कि मैं तो आइस प्रिंस हूँ, मैं तुम्हें एक झटके में हरा दूंगा। ऐसा बोल के वो हमारे रेड बॉय के ऊपर हमला करता है, लेकिन पता नहीं कैसे रेड बॉय इसे 1 सेकंड में हरा देता है और ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। फिर इसको हराने के बाद वो इसका रोब ले लेता है और बोलता है कि तेरी औकात नहीं है ये रोब यूज करने की। ऐसा बोल के वो ज़ेरोक्स बॉय की बेइज्जती करके आगे निकल जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे मैजिक नाइट्स इस टूर्नामेंट की स्टेज में एंट्री ले लेते हैं क्योंकि इस दिन पे होता है रॉयल नाइट्स का सिलेक्शन। यहाँ पे मिमोसा होती है, क्लाउस होता है और बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसमें से एक बंदा अपना माना बहुत यूज कर रहा होता है, तो मिमोसा उसे बोलती है कि प्लीज आप अपना माना मत यूज करिए। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में क्लाउस भी वर्कआउट कर रहा होता है आस्था से सीखे। यहाँ पे सब लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं कि तभी आस्था आ जाता है। तो आस्था को देख के मिमोसा एकदम से शर्माने लगती है। मीनवाइल यूनो यहाँ पे आता है, तो फिर आस्था और यूनो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग की बातें करते हैं, जो सुन के मिमोसा को बहुत इंटरेस्ट आता है इस चीज में। लेकिन तभी ही यहाँ पे लियो भी आता है और लियो भी हॉट स्प्रिंग की बात करता है। तो मिमोसा इनसे पूछती है कि मुझे बताओ हॉट स्प्रिंग क्या है, लेकिन ये तीनों पूरी तरह से मिमोसा को इग्नोर करते हैं। उसके ठीक बाद यहाँ पे फिनरल आता है एक नए हेयर स्टाइल के साथ और ये देख के तो हमारा स्पाइकी बॉय और लक एकदम से पागल हो जाते हैं। बोलते हैं ये नया बंदा कौन है और इसका बाल कितना अजीब है। तो फिनरल बोलता है अरे ये मैं फिनरल हूँ। फिर हमें मालूम पड़ता है कि फिनरल को ये हेयर स्टाइल हमारी वेनिसा ने दिया होता है। उसके बाद ये तीनों मिलकर फिनरल के हेयर स्टाइल का बहुत मजाक उड़ाते हैं। बोलते हैं कि कितना अजीब लग रहे हैं, तूने तेरे बालों को कलर भी करा दिया, एकदम से अजीब छपरी लग रहा है तू भाई। तो फिनरल को एकदम रोने जैसे लगता है। फिर उसके बाद नोवेल भी एंट्री लेती है, लेकिन उसके बगल में उसका भाई सॉलिड होता है। तो सॉलिड नोवेल की थोड़ी बेइज्जती करता है। तो नोवेल उसको बोलती है कि मैं अब तुम लोग से नहीं डरती हूँ। ऐसा बोल के नोवेल आगे निकलती है। उसके बाद हमारा विज़र्ड किंग यहाँ पे एंट्री लेता है और तो और किंग भी एंट्री लेता है। ये लोग बोलते हैं कि अभी हम तुम्हारा मैच स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैच में तुम लोग 1-on-1 नहीं लड़ोगे, ये एक टीम मैच होने वाला है। यहाँ पे रैंडम टीम्स बनेगी और वो टीम्स एक दूसरे से लड़ेगी। यहाँ पे रूल ये होगा कि 2 टीम के बीच में पहले फाइट होगी। उन दोनों टीम को एक क्रिस्टल दिया जाएगा। उन लोग को अपने क्रिस्टल को बचा के सामने वाले बंदे के क्रिस्टल को तोड़ने का है। अगर वो लोगों ने 30 मिनट के अंदर सामने वाले का क्रिस्टल नहीं तोड़ा तो जिसका क्रिस्टल पे ज्यादा डैमेज होगा वो टीम हार जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे रैंडम टीम्स बनने वाली है। इसका रीजन ये है कि तुम लोग जब बैटल फील्ड पे रहोगे तो तुम्हें दूसरी टीम के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलना भी आना चाहिए। ऐसा बोल के हमारा विज़र्ड किंग इन लोग का टीम्स इनको दिखाता है। तो अब मैं सारे टीम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ 1-2 टीम के बारे में बताऊंगा जो कि मेन टीम है। पहला टीम आता है आस्था का। आस्था की टीम में आस्था होता है और मिमोसा होती है और तीसरा बंदा असल में ज़ेरोक्स बॉय होता है, लेकिन हमें पता है कि ज़ेरोक्स बॉय को तो रेड डीमन ने हरा दिया है। तो अब यहाँ पे कौन आएगा वो देखना है हमें। वेल तभी ही यहाँ पे रेड डीमन एंट्री लेता है और वो एंट्री लेने के बाद विज़र्ड किंग का गला पकड़ता है और बोलता है कि ओए विज़र्ड कैसा है मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हूँ लेकिन सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं। ऐसा वो बोलते हैं और ये देख के सब लोग भड़क जाते हैं उसके ऊपर। बोलते हैं कि भाई तू कौन है और तू ऐसे कैसे बात कर रहा है। और तब ये रेड डीमन बोलता है कि मैं तो असल में ज़ेरोक्स बॉय हूँ, पर्पल टीम का वाइस कैप्टन, क्या तुम भूल गए मुझे। तो ये सुन के सब लोग बोलते हैं यार ये पर्पल टीम का वाइस कैप्टन इतना एरोगेंट क्यों बन रहा है और इसने अच्छा खासा मास्क वास्क पहन खुद का मेकओवर कर दिया है। मुझे ये नहीं समझा कि यहाँ पे सब लोग बेवकूफ कैसे बन गए कि ये बंदा पर्पल टीम का ज़ेरोक्स बॉय है। असल में तो ये ज़ेरोक्स बॉय है ही नहीं और सब लोग को लग रहा है कि ये ज़ेरोक्स बॉय है। भाई यहाँ तक कि विज़र्ड किंग तक बेवकूफ बन गया इससे। फिर उसके बाद आस्था चाहता है और नकली ज़ेरोक्स बॉय से बात करता है। बोलता है कि तुम मेरे टीम में हो लेकिन तुमने जो विज़र्ड किंग के साथ किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर भी हम लोग सेम टीम में तो हमें हाथ मिलाना चाहिए। ऐसा बोल के जब आस्था इससे हाथ मिलाता है तो ये भाई आस्था के हाथ में एक हवा छोड़ने वाला कीड़ा पकड़ा देता है और वो कीड़ा आस्था के ऊपर हवा छोड़ देता है। उसके बाद ये बंदा 2 और कीड़े लेता है और वो आस्था के नाक में डाल देता है और ये आस्था की बेइज्जती करता है। और फिर ये लोग थोड़ा सा रूखा सूखा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि लोग इसको क्यों नहीं पहचान पा रहे कि ये ज़ेरोक्स
जेरोक्स बॉय है कि नहीं। ये लोग बोलते हैं कि जेरोक्स बॉय जो था उसको हमेशा बॉर्डर पे खड़ा रखते थे, इसीलिए कभी कोई उससे मिला ही नहीं था और इसीलिए लोगों को पता ही नहीं कि जेरोक्स बॉय असल में कैसा दिखता है। वेल ये चीज के साथ मैं थोड़ा एग्री नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जेरोक्स बॉय जो है वो अगर पर्पल टीम का वाइस कैप्टन है तो एटलीस्ट पर्पल टीम के तो हर बंदे को पता रहना चाहिए कि जेरोक्स बॉय कैसा दिखता है, और उसके साथ ही साथ सारे के सारे कैप्टन्स को भी पता रहना चाहिए कि जेरोक्स बॉय कैसा दिखता है, क्योंकि जेरोक्स बॉय कोई नॉर्मल मेंबर नहीं है, वो वाइस कैप्टन है। तो यार सबको पता ही रहना चाहिए कि जेरोक्स बॉय कैसा दिखता है, लेकिन नहीं, सब लोग एकदम से बेवकूफ जैसा बोलते हैं कि अच्छा ये रेड डीमन ही शायद जेरोक्स बॉय है। तो ये एक चीज मेरे साथ नहीं बैठी ठीक से। वेल इसके बाद आस्था विज़ार्ड किंग को बोलता है कि मुझे इस बेकार आदमी के साथ नहीं रहना है मेरे टीम में। तो विज़ार्ड किंग बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें हर इंसान के साथ खेलने आना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी टॉम बॉय और हमारा स्पाइकी बॉय दोनों ही सेम टीम में होते हैं। तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये लोग मिलने के बाद ही एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नोवेल और यूनो ये दोनों भी सेम टीम में होते हैं। तो यूनो बोलते हैं अरे यार ये जोरदार बात करने वाली लड़की मेरी टीम में है, और नोवेल को देख के तो बेल भी थोड़ा टेंशन में आ जाती है, बोलती है कि ओए तू नोवेल हो या कोई भी हो, तू मेरे यूनो के ऊपर लाइन नहीं मारेगी, भले ही तू क्यूट दिखती हो लेकिन यूनो तेरे साथ नहीं आएगा। फिर हमें मालूम पड़ता है कि लक रहता है क्लाउस के साथ, और क्लाउस बोलता है कि अरे यार ये गधा मेरे टीम में है, ये तो पागलों के जैसे बजर कर बन जाता है और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बंदा है। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये 5 बाल वाला मोटू और लियो और फिनरल ये तीनों सेम टीम में होते हैं। भाई ये फिनरल का छपरी वाला हेयर स्टाइल देख के मुझे सही में बहुत हंसी आ रही है। उसके बाद विज़ार्ड किंग सब लोग को टेलीपोर्ट करता है उनके अरीना में, और पहला फाइट बोलता है कि अभी स्टार्ट होगा। विज़ार्ड किंग बोलता है कि अब हम पहला फाइट स्टार्ट करेंगे, और पहला फाइट ही आस्था का होता है। वो बोलता है कि तुम लोग को जितना लड़ना है तुम लोग लड़ सकते हो, लेकिन एक दूसरे को मारना मत। हमारे पास नंबर 1 डॉक्टर है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन के साथ खेलो, मारो मत एक दूसरे को, ठीक है। चलो पहला फाइट स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही दोनों की दोनों टीम्स जाती है उनके क्रिस्टल के पास, और बाकी के सारे ब्लैक बुल्स के लोग आस्था को चेयर अप करते रहते हैं। यहाँ पे हमारी चामी बोलती कि अरे यार मैं इतना दूर खड़ी हूँ कि मुझे दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे फाइट में क्या हो रहा है। तब वो बोलती कि ओ वो सीट अच्छी है, ऐसा बोल के वो भाग के जाती है, और सोचो वो कहाँ बैठती है, वो बैठती है विज़ार्ड किंग के गोद में। तो भाई विज़ार्ड किंग ने तो चामी को अपनी बेटी ही समझ लिया है, और उसके ठीक बाद पहला फाइट स्टार्ट होता है। पहला फाइट स्टार्ट होने के ठीक पहले चामी खुद एक कपकेक खा रही होती है, और वो एक कपकेक विज़ार्ड किंग को भी पकड़ा देती है, बोलती है ये आप खाइए। तो यहाँ पे देखिए दोनों परफेक्टली फादर और डॉटर जैसे दिखते हैं मुझे, ये बहुत क्यूट सीन था। उसके ठीक बाद आस्था, मिमोसा और नकली जेरोक्स बॉय ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। तो यहाँ पे नकली जेरोक्स बॉय आस्था की बहुत बेइज्जती करता है, बोलता है कि ओए टिंगे तेरे पास तो कुछ पावर है ही नहीं, तू यहाँ पे कैसे आ गया, ऐसे करके वो थोड़ी बहुत बेइज्जती करता है। तभी मिमोसा बोलती है कि हमें एक टीम बन के अपने कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देना चाहिए, और अपनी पावर्स एक दूसरे को बतानी चाहिए। तो फिर मिमोसा अपनी और आस्था की पावर जेरोक्स बॉय को बताती है, लेकिन जेरोक्स बॉय बोलता है कि मैं मेरी पावर तुमको नहीं बताऊंगा। ऐसे ये लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी अचानक से उनके क्रिस्टल के ऊपर अटैक होने लगता है। तो मिमोसा अपना प्लांट मैजिक यूज करती है और क्रिस्टल को कवर अप कर लेती है, लेकिन तभी भी उनके ऊपर अटैक होता है। तो वो बोलती है कि इतना दूर से कौन अटैक कर रहा है और इतना प्रिसाइसली, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तब हमें दिखाते हैं कि एनिमी टीम में एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास स्कोप वाली एबिलिटी होती है, तो वो प्रॉपर्ली उसका स्कोप यूज करके इनको देख सकता है। और बाकी के 2 लोग में से एक बंदे के पास एबिलिटी होती है कि वो एक बो एंड एरो बना सकता है, और एक बंदा एक फायर एरो बना सकता है। तो ये लोग मिलकर प्रॉपर टीम बन जाते हैं स्नाइपिंग वाली, और ये लोग दूर से स्नाइप करते रहते हैं इनको। मीनवाइल आस्था और मिमोसा थोड़ा पैनिक करते रहते हैं, लेकिन हमारा नकली जेरोक्स बॉय तो मजे से सो रहा होता है। तो ये देख के तो इतना कंफर्म है कि जेरोक्स बॉय ये लोग की बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है, और हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स के लोग आस्था को चेयर अप करते रहते हैं। लेकिन वो लोग भी बोलते हैं कि यार ये बंदा सो रहा है, तो अभी ऐसा ये लोग कैसे जीतेंगे। और इस सीन में आस्था धड़ाधड़ चिल्ला रहा होता है नकली जेरोक्स बॉय को, लेकिन वो बंदा तो मजे से सो रहा होता है। तब तक मिमोसा अपना प्लांट मैजिक यूज करती है, और वो उनके एनिमीज का लोकेशन पिन पॉइंट करती है, और बोलती है कि आस्था तुम्हारे ऊपर एक अटैक आ रहा है। तभी वो उनके सामने एक अटैक आता है जिसको आस्था अपने स्वॉर्ड से काट देता है। उसके बाद मिमोसा आस्था को अपना प्लान बताती है। वो बोलती है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं ये क्रिस्टल को लेके तुम्हारे साथ भागती हूँ, और तुम मेरे को शील्ड बन के रहो, और तुम मेरे आगे आगे चलते रहो। हम लोग भाग के जाएंगे एनिमी के पास और उनके क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जितना भी एनिमी का अटैक आता रहेगा तुम उन सारे के सारे अटैक को अपने स्वॉर्ड से मारते रहना, ठीक है। तो फिर आस्था बोलता है कि ठीक है, और ऐसे ये लोग भाग भाग के आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसे ये लोग उनके एनिमी के करीब पहुंच जाते हैं तो मिमोसा एक स्पेल यूज करती है जिसमें वो एक कैनन टाइप कुछ बनाती है उसके फ्लावर मैजिक से, और ये देख के एनिमी टीम एक कवच बना देती है उनके शील्ड के आसपास, और मिमोसा अटैक करती रहती है, और ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो आस्था बोलते हैं कि वो मिमोसा तुम तो बहुत पावरफुल निकली। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग इनको चेयर कर रहे होते हैं, और बोलते हैं कि मिमोसा ने नया अटैक सीख लिया है जो कि इंप्रेसिव है, यहाँ तक कि यूनो भी स्माइल करने लगता है, और ये अटैक सामने वाले का पूरा शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो बंदे ने उनके क्रिस्टल को बचा के रखा होता है। फिर ये एनिमी टीम के बंदे खुद को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और यहाँ से कूद के भाग जाते हैं। तो आस्था और मिमोसा उनका मैजिक यूज करके डिटेक्ट करते हैं कि ये पत्थर वाले बंदे के पास असल में क्रिस्टल है, और दूसरा बंदा सिर्फ एक डिकॉय है। तो फिर आस्था भाग के जाता है पत्थर वाले बंदे के पास क्रिस्टल तोड़ने के लिए। मीनवेल हमें
दिखाते हैं कि ये फायर वाला बंदा और दूसरा स्कोप वाला बंदा ये दोनों इनके पीछे आके इनको सराउंड कर देते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो मिमोसा बोलते हैं कि ओ नो, हम तो फंस गए हैं। और तभी ही आस्ता गलती से एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और इस सीन में हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, क्योंकि तभी ही ये तीनों लोग अपना इनसेन स्पेल यूज करते हैं मिमोसा के ऊपर उसका क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पे एक बंदा जो कि अर्थ वाला मैजिक यूज करता है वो एक बैट समन करता है, सामने वो स्कोप वाला बंदा एक क्रिस्टल का वेव समन करता है और ये फायर बंदा एक फायरबॉल फेंकता है और मिमोसा बेचारी बीच में अटकी हुई होती है। लेकिन तभी ही मिमोसा के आसपास 3 अलग से सर्कल पैदा होते हैं जो सर्कल इन तीनों के अटैक को खा लेते हैं और घूम के सेम अटैक डबल इंटेंसिटी से इन तीनों के ऊपर छोड़ते हैं और ये तीनों बंदे ऑन द स्पॉट वहां पे घायल हो जाते हैं। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये सब किसने किया, क्योंकि हर एक बंदा यहाँ पे शॉक में रहता है। ये सब किया होता है हमारे नकली जेरोक्स बॉय ने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेरोक्स बॉय के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि सामने वाले के मैजिक को खा लेती है और उसको रिफ्लेक्ट करके उसके पास छोड़ती है। जेरोक्स बॉय फिर आगे चल के आता है पत्थर वाले बंदे के पास और उसको 2-3 लात मारता है और बोलता है कि तू तो यार किसी काम का नहीं है, तू मुझसे हार गया, तू तो एक सीनियर मैजिक नाइट था ना, कितना कमजोर निकला बे तू। ऐसा बोल के वो पत्थर वाले बॉय को और 2-3 बार मारता है। फिर बोलता है कि अब मैं तेरा क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि वो बीच में रुक जाता है। तभी ही मिमोसा देखती है कि असल में जेरोक्स बॉय तो ऐश मैजिक यूज कर रहा है और ये वही मैजिक है जिसके ऊपर आस्था ने पैर रखा होता है। तो मिमोसा बोलती है कि लगता है कि जेरोक्स बॉय ने ही आस्था को फंसाया था ये पैरालाइज वाले मैजिक में, तो जेरोक्स बॉय ने हमारी टीम के ऊपर हमला क्यों किया। फिर उसके बाद जेरोक्स बॉय बोलता है कि मैं तेरे क्रिस्टल को नहीं तोड़ूंगा, मुझे इस कंपटीशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो यहाँ पे कुछ और काम करने आया हूँ। तो ये सुन के पत्थर वाले बॉय के अंदर थोड़ा हिम्मत आती है, लेकिन तभी ही क्रिस्टल बॉय हंसता है और उसका क्रिस्टल तोड़ देता है और बोलता है कि ओए तुझे क्या लगा मैं तेरे को सही में छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। और ऐसे ही पहली टीम जो जीती है वो होती है आस्था की टीम। लेकिन ये जीत के बाद भी ब्लैक बुल्स के लोग बोलते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये बंदे ने ऐसा क्यों किया, और चामी गुस्से में बहुत सारा खाना खाती रहती है। फिर उसके बाद जेरोक्स बॉय चल के जाता है आस्था के पास और बोलता है कि ओए हमारा टीम वर्क बहुत सही था। लेकिन तभी ही आस्था खड़ा होता है और जेरोक्स बॉय का कॉलर पकड़े बोलता है तूने ऐसा क्यों किया, तूने सामने वाले टीम के बंदे को इतना क्यों मारा, वो भी एक मैजिक नाइट, तूने उसे बुरी तरह से क्यों घायल किया। तो तभी जेरोक्स बॉय बोलता है कि मेरे कॉलर में भी मैजिक है। और तभी ही 2 गंदी गंदी गैस निकलती है, आस्था के आंखों में घुस जाती है। फिर उसके बाद मिमोसा आगे आती है और वो बोलती है कि तुमने आस्था के ऊपर वो ट्रैप मैजिक क्यों यूज किया। तो जेरोक्स बॉय बोलता है कि मैंने वो मैजिक इसलिए यूज किया था आस्था के ऊपर ताकि मैं आस्था को एज अ डीकॉय यूज कर सकूं और इन लोगों को पकड़ के हरा सकूं। अगर मैंने तुम्हें मेरा प्लान पहले ही बताया होता तो ये मैजिक वाला मेरा अच्छे से चलता ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें ये प्लान बताया ही नहीं। तुम लोग ने मेरी टीम का बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा बोल के जेरोक्स बॉय वहां से निकल लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारा स्पाइकी बॉय और टॉम बॉय। ये लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि तुम लोग ने बहुत अच्छा काम किया और अभी यहाँ से निकलो क्योंकि नेक्स्ट फाइट हमारा है। लेकिन वापस से टॉम बॉय और हमारा स्पाइकी बॉय एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। लेकिन तभी ही यहाँ पे आ जाता है क्रिश वर्मिलियन। इसको देख के मिमोसा का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि ये बंदा एक नार्सिसिस्ट होता है, ये खुद से बहुत प्यार करता है और बोलता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और ये बंदा कोई और नहीं होता है लेकिन मिमोसा का बड़ा भाई होता है और ये बंदा असल में वाइस कैप्टन होता है स्लीपिंग वाले क्लैन का। और ये बंदे को देख के सब लोग बोलते हैं ये बंदा तो बहुत क्रीपी है, ये सिर्फ खुद ही को ब्यूटीफुल बोल रहा है और ये खुद से बहुत प्यार करता है, ये तो एकदम अजीब सा बंदा लग रहा है हमें, एक नंबर का बियर्डो है ये। फिर इसके बाद ये क्रिश भाई जाते हैं और वो मैग्ना को बोलते हैं कि तुम इतने बदसूरत क्यों हो। उसके बाद ये जाता है और टॉम बॉय का हाथ पकड़े बोलता है कि ओए लड़की तू बहुत ब्यूटीफुल है, तू मेरे टीम में आ जा। और हमारी टॉम बॉय एकदम से घबरा रही होती है। उसके बाद क्रिश भाई जाते हैं मिमोसा के पास और बोलते हैं कि मेरी छोटी बहन तुम मुझे देख के बहुत जल रही होगी कि मैं इतना तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। तो ये सुन के मिमोसा बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि तुम ये राउंड हार जाओ और मैं तुम्हें वापस कभी ना देखूं। फिर उसके बाद आस्था क्रिश के पास जाता है और बोलता है हेलो आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। लेकिन तभी ही क्रिश अपना नॉर्मल सा लड़की वाला एक्ट छोड़ के एकदम गुस्से में आस्था को देख के बोलता है ओए पेजेंट तू मुझसे बात क्यों कर रहा है बे, तू मुझसे दूर रहने का, तेरे पास ना ताकत है ना कुछ भी है, तू एक नंबर का ब्रोकन वेसल है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे अंदर ना मैजिक है ना कोई चीज है, तेरे पास माना भी नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की। ऐसा बोल के ये यहाँ से निकल लेता है। तो तभी ही मिमोसा जाती है और बोलती है कि बड़े भाई मैं होप करती हूँ कि तुम ये वाला राउंड जीत जाओ ताकि जब तुम नेक्स्ट राउंड में आओ तो मैं तुम्हें हरा सकूं, तुम्हें बुरी तरह से तोड़ सकूं। फिर इसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होता है और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे फर्स्ट राउंड के विनर्स जो कि होते हैं आस्था, मिमोसा और नकली जेरोक्स बॉय। ये लोग उड़ के जा रहे होते हैं पोडियम के पास और आस्था बैठा होता है मिमोसा के ब्रूम के ऊपर। तो मिमोसा बहुत खुश रहती है कि आस्था उसके इतना करीब में है। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारा स्पाइकी बॉय धड़ाधड़ अपना बैट और फायरबॉल यूज करते करते अटैक करता रहता है और वो ऐसे ही आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। तभी ही एक दीवार के पीछे छुप के एक मेज उसके ऊपर वुल्फ वाला मैजिक करता है। तो हमारा फायर बॉय फटाफट इन सब वुल्फ्स को तोड़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल वुल्फ्स आते रहते हैं तो वो बोलता है कि मैं इनको कैसे हराऊं। लेकिन तभी यहाँ पे क्रिश आता है और बोलता है कि ओए स्पाइकी बॉय तेरे सर पे एक टाका लगा हुआ है और तू एकदम बदसूरत है, लेकिन तू थोड़ा दिमाग लगा, तेरे पास बहुत अच्छी एबिलिटी है कि तू लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज अटैक कर सकता है, तो तू यहाँ पे आके भी सेम अटैक क्यों कर रहा है। तू इन दोनों को एक साथ यूज कर और लॉन्ग
लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज अटैक को इस तरह से यूज करके तेरे एनिमी को टाइम ही ना मिले रीजनरेट करने के लिए। तो फिर हमारा स्पाइकी बॉय बोलते हैं यार तुम बात तो सही कर रहे हो। फिर इसके बाद स्पाइकी बॉय फटाफट क्लोज रेंज अटैक यूज करके इन सारे के सारे वुल्फ्स को मारता है और लॉन्ग रेंज अटैक यूज करके ये मैजिक कास्टर को भी हरा देता है। फिर स्पाइकी बॉय बोलता है कि अरे यार वो क्रिश बंदा तो बहुत सही बात करके गया। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी टॉम बॉय अपने बहुत बड़े से गोलम को समन करके उसके ऊपर भाग के आगे जा रही होती है सामने वाले बंदे को हराने के लिए। लेकिन तभी ही उसका ओपोनेंट मड मैजिक यूज करता है और एक दलदल बना के उसके गोलम को उसमें अटका देता है। तभी यहाँ पे वापस से क्रिश की एंट्री होती है। ये क्रिश ने ब्लैक मास्क नहीं पहना होता है, ये एक नॉर्मल क्रिश होता है। क्रिश यहाँ पे आने के बाद इससे कहता है कि मेरी प्यारी टॉम बॉय तुम तुम्हारा मैजिक रॉन्ग यूज कर रही हो। तुम इन बड़े गोलम के जगह पे छोटे छोटे गोलम को समन करो जो कि इसमें नहीं धसेंगे और वो जाके तेरे ओपोनेंट को कवर अप कर देंगे। तो फिर टॉम बॉय सेम काम करती है और ऐसे ही वो बहुत सारे छोटे गोलम्स को समन करती है और उसके ओपोनेंट को सराउंड करके हरा देती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि एनिमी टीम का तीसरा बंदा पानी में से बाहर कूदा है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। लेकिन तभी ही क्रिश यहाँ पे आता है और बोलता है कि ना 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 मेरी निगरानी में ये नहीं होगा, मैं मेरा मैजिक यूज करूंगा। और तभी वो अपना चेरी ब्लॉसम का मैजिक यूज करता है और पूरे के पूरे एरिया को कवर कर देता है उसके चेरी ब्लॉसम में। और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं दिखा होता है, लेकिन उसने दो पाथ खोल दिया होता है, एक हमारे स्पाइकी बॉय के लिए और एक हमारी टॉम बॉय के लिए। और ये दोनों के दोनों पार्ट डायरेक्टली एनिमी के क्रिस्टल के पास जाते हैं। तो ये दोनों फटाफट अटैक करते हैं और एनिमी का क्रिस्टल तोड़ देते हैं। और इसी तरह सेकंड राउंड के विनर होती है सी टीम। और फिर क्रिश बोलता है कि हमारी ब्यूटीफुल अटैक ने हमें जिता दिया है। और इसको फॉलो करके टॉम बॉय और स्पाइकी बॉय दोनों भी सेम चीज बोलते हैं, हाँ हमारी टीम ने हमें जिता दिया। और फिर अगले ही सेकंड उनके दिमाग में उनका दिमाग वापस से आता है और वो बोलते हैं कि अरे हम लोग ये पागलपंती क्यों कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्रिश जाता है आस्था के पास और बोलता है कि ओए मेरे ब्रोकन वेसल तू कैसा है। तो आस्था बोलता है कि ब्रोकन वेसल होने के बाद भी मेरे अंदर एक स्पेशलिटी है, मैं जब भी ब्रोकन वेसल मेरे होते हैं तो मैं उसे लंबे टाइम तक यूज करता हूँ। तो वो बोलता है कि इसका रीजन ये है कि तुम गरीब हो इसलिए तुम्हें टूटे हुए वेसल लंबे टाइम तक यूज करना पड़ता है, टूटे हुए वेसल एकदम से यूजलेस होते हैं। फिर इसके बाद थर्ड फाइट स्टार्ट होता है जिसमें लियो और हमारा फिनरल होता है, आई मीन छपरी फिनरल और ये 5 बाल वाला मोटू भी होता है। इनकी फाइट स्टार्ट होती है। ये फाइट स्टार्ट होते ही छपरी फिनरल बोलता है कि तुम लोग अटैक करने का चीज मेरे पे छोड़ दो, मेरे कमांड पे तुम लोग अटैक करोगे। तो फिर सब लोग बोलते हैं ठीक है। उसके बाद फिनरल अपना मैजिक यूज करता है और वो लियो को फटाफट उसके स्पेशल मैजिक से यहाँ से वहां टेलीपोर्ट करता रहता है और एनिमी के आसपास उसको टेलीपोर्ट करता है। और इस वजह से लियो को बहुत अच्छा स्पेसिंग मिलता है अटैक करने के लिए और लियो फटाफट उसके एनिमी को हराता रहता है। लियो ऐसे ही एनिमी के अटैक को डॉज करता है और उसके पीछे से आके उसको मुक्का मारता रहता है। मीनवाइल सेम चीज मोटू के साथ भी होती है। मोटू भी फिनरल के स्पेशल मैजिक को यूज करता है और यहाँ से वहां जंप मारते मारते टेलीपोर्ट होकर एनिमी के आसपास आके उसको हराता रहता है। और ऐसे ये लोग 2 मिनट के अंदर एनिमी का क्रिस्टल तोड़ देते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद ये लोग मस्त खाना खाते खाते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बारी आती है लैंग्रेस की और बूहा की टीम की। लैंग्रेस वही बंदा है जो असल में फिनरल का बड़ा भाई नहीं छोटा भाई है। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि ये फिनरल का छोटा भाई है। और यहाँ पे इनका फाइट स्टार्ट होते ही बूहा एकदम टेंशन में होता है। तो ये प्यारी लड़की आके बूहा को थोड़ा सा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो। तभी ही यहाँ पे लैंग्रेस आता है और ये लंगूर यहाँ पे आने के बाद बूहा को बोलता है कि ओए बूहा अभी हम जाके एनिमी के ऊपर अटैक करेंगे। तो बूहा बोलता है कि ठीक है मैं मेरा स्पेशल बाइक बाहर निकालता हूँ। तो बूहा अपना वो अजीब सा बाइक बाहर निकालता है और उसी के ऊपर लंगूर बूहा के साथ बैठ जाता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ही सामने वाले एनिमी ने उनके क्रिस्टल को एक शील्ड मैजिक से कवर करके रखा होता है। लेकिन लंगूर बोलता है कि इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। लंगूर अपना स्पेशल मैजिक यूज करता है और वो पूरे के पूरे क्रिस्टल को, शील्ड को और पीछे के पहाड़ को एक सिंगल क्लॉ के अटैक से तोड़ देता है। ये देख के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं ये बंदे का पावर तो बहुत ही इंसेन है। फिर उसके बाद लंगूर चल के जाता है छपरी फिनरल के पास और बोलता है कि ओए बड़े भाई अब नेक्स्ट बैटल तुम्हारा मेरे साथ होने वाला है, तो तुम देखना कि मैं तुम्हें किस तरह से हराऊंगा। तो फिनरल बोलता है कि ओए लंगूर भले ही तू मुझसे छोटा है लेकिन तेरे अंदर मुझसे ज्यादा पावर है, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझसे नहीं हारने वाला हूँ और मैं तुझे हरा दूंगा, तू इस चीज का टेंशन मत ले। अब इसके बाद क्या होगा, मोस्टली इसके बाद यूनो की फाइट होगी और इसके बाद वाले एपिसोड में मैं पूरा का पूरा ये वाला सीक्वेंस कवर कर दूंगा। तो अगर आपको उसको मिस नहीं करना है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप उस पार्ट को मिस ना करो। और अगर आपको वीडियो में मजा आया तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।